हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है एक नए चैप्टर में। और उस चैप्टर का नाम है ब्लैंक। नहीं नहीं, कुछ तो नाम होगा उस चैप्टर का। उस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट लेक्चर है साहब। और आज के लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले आप मुझे बताइए, कितने लोग रामायण देखते थे अपने बचपन में? अभी रामायण देखते हैं क्या आप? रामायण रामायण देखते थे क्या आप? कितने लोग रामायण देखते थे? रामायण फटाफट बताइए प्लीज। ऑडियो एंड वीडियो तो पूछा ही नहीं, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर ही होगा, तभी तक धकाधक जवाब दिए जा रहे हो तुम। बताइए, रामायण देखते थे क्या आप? हाँ। देखो, बहुत समय पहले जब हम भी बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमारे गांव में रामायण का शो हुआ करता था। संडे संडे को चलता था वो। और हर घर में टीवी तो हुआ नहीं करता था, पूरे गांव में एक जगह टीवी हुआ करता था। संडे को जब रामायण आता था तो हम लोग क्या करते थे, पहले उस टीवी की पूजा करते थे। लाइटें वाइटी गांव में नहीं होती थी, तो एक ट्रैक्टर जिसके यहाँ होता था ना, उसके यहाँ हम लोग रामायण का शो देखने जाते थे। समझ रहे साहब? तो बढ़िया अगरबत्ती जला के पहले टीवी को पूजा करते थे, और जो भी नए लोग आते थे देखने, पहले बीच में जाते थे, टीवी को प्रणाम करते थे, फिर पीछे बैठ के रामायण का आनंद लेते थे। तो साहब, रामायण में कई सेक्शन है। उस सेक्शन को, पार्ट को हम बोलते हैं कांड। जैसे आपने पढ़ा होगा बाल कांड, सुंदर कांड। उसी तरीके से एक लास्ट वाला जो कांड है उसको कहते हैं हम लंका कांड। लंका कांड में साहब खूब ही जोरदार तरीके से राम और रावण के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और वो लड़ाई ऐसी चल रही थी कि हर रोज टीवी खोलते लड़ाई चल रही साहब। इधर से राम जब तीर चलाते तो तीर से निकलता सांप, उधर रावण तीर चलाता, उनके तीर से निकलता सांप, दोनों टकरा के और वहीं पे खत्म हो जाता। ना राम मार पा रहे थे रावण को, ना ही रावण मार पा रहा था राम को। बालकांड देखा है? हाँ, बालकांड चल रहा है तुम्हारा। तो लंका कांड की ये कहानी है। अंत में जब राम और रावण के बीच में बहुत ही जोरदार तरीके से लड़ाई चल रही थी, तो ना ही राम मार पा रहे थे रावण को और रावण मार पा रहे थे राम को। और ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलते जा रही थी। दोनों ही पाले में बड़े ही डर का माहौल था। राम के जो सेना थे वो भी दूसरे शहर में था, रावण के इलाके में थे ना साहब। रावण के इलाके में थे, तो उनको भी डर लग रहा था कि हम सब के सब कहीं मारे ना जाएं। और उधर लंका में भी बहुत ही भयंकर डर का माहौल था। रावण के घर वाले, रावण के जो गांव वाले थे, वो भी बहुत डरे हुए थे कि भाई साहब, राम तो बहुत ही महापुरुष और पुरुषोत्तम है, हम सब लगता है मारे जाएंगे। दोनों तरफ ही खतरनाक डर का माहौल था। हनुमान, लक्ष्मण सब लगे थे इस तरफ से, और उस तरफ से रावण के पूरे खानदान उस युद्ध में लड़े थे। लास्ट में क्या हुआ कि रावण का भाई था एक विभीषण। और विभीषण चुपके से भाग के आता है राम के पास और कहता है, हे महापुरुषोत्तम राम, अगर आप इस तरीके से लड़ते रहे तो ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। आप एक काम करिए, रावण की जो पूरी शक्ति है, जो पूरा सेंटर ऑफ मास है, वो रावण के नाभि में है ना? विभीषण ने कहा कि राम जी, कहीं भी तीर चलाने से रावण नहीं मरेगा, रावण को सीधा उसके सेंटर ऑफ मास पे मारिए। तो राम जी ने पूछा, विभीषण, ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? विभीषण ने कहा, राम के हैं 11 मुंडी, उसके बड़े बलशाली शरीर, उसके लंबे चौड़े हाथ और पैर, ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, इधर उधर उधर नीचे, इन सारे सारे का सारा मास को आप एक जगह पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। एक स्पेशल पॉइंट पे सारे मास का कंसंट्रेशन है, और उसी मास को हम कहते हैं, उसी स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जहां पे पूरी पूरी की पूरी बॉडी का, पूरी की पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम मान सकते हैं, मतलब पूरी बॉडी के मास के डिस्ट्रीब्यूशन को उस पॉइंट पे मान सकते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो राम ने पूछा, विभीषण वो कहां है? विभीषण ने कहा कि थोड़ा सा तुम भी एमआर स्टार लगाओ और पता करो कि रावण का सेंटर ऑफ मास कहां हो सकता है।
तो ऑन एन एवरेज किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में औसतन पाया जाता है। तो राम ने बोला तो ऐसा लग रहा कि आदमी का मुंडी ऊपर, हाथ पैर इधर, पैर नीचे, तो बीच में नाभि में सेंटर ऑफ मास है क्या? विभीषण ने कहा हां, सही पकड़े हैं। तो चलाइए तीर। राम ने उठाया अपना धनुष, चलाया तीर सीधा रावण के सेंटर ऑफ मास पे, और रावण मारा गया। और इसी तरीके से सत्य की जीत हुई बुराई पे, है ना, सत्य की जीत हुई। तो आपको ये समझ आया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास ये होता है कि जितना हवा बनाना है बना लो, लेकिन उस पूरे हवा का ना एक जगह पे इफेक्ट हम मानेंगे, पूरे मास का एक जगह पे इफेक्ट मानेंगे, और वो जगह, वो स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। उस स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? तो वही इस लेक्चर में हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ मास के बारे में। और आज का हमारा जो गोल होगा, टुडेज गोल, क्या कहते हैं साहब इसको? टुडेज गोल। तो आज का गोल होगा फील ऑफ सेंटर ऑफ मास, फील ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि थोड़ा थोड़ा आपको आने लगा है। उसके बाद मोक्ष मिला दिलाएंगे आपको, मोक्षा इन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विथ एमआर स्टार। बहुत ही जोरदार जोरदार कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को फाइंड करने में, जिसके बाद आप कहेंगे कि सर क्लास होनी चाहिए ऐसी, है ना, क्लास होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, तो चलिए अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं आगे। सेंटर ऑफ मास को एक अलग ही सेक्शन में हम पढ़ाते हैं, कई चैप्टर में, मतलब कई किताबों में इसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पहला टॉपिक की तरह दिया होता है, कई किताबों में इसको वर्क एनर्जी पावर में रख देते हैं। आप चिंता मत करिए, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का एक अलग हमने सेक्शन बना दिया है। उस सेक्शन में पहले हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास एक स्पेशल पॉइंट है जहां पे कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन के मास को आप मान सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, पेन को मैं यहां पे रख लेता हूं। तो जब मैं इस पेन को यहां से छोड़ूंगा ना, तो देखो ये पेन नीचे गिर जाएगा। देखो छोड़ रहा हूं तो नीचे गिर जा रहा है। अगर यहां से रखूं तो ये नीचे गिर जाएगा। बचपन में अपने ऐसे खेला होगा। अगर मैं एग्जैक्टली यहां पे रखूं तो ये नीचे नहीं गिर रहा। क्या इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नहीं खींच रहा? खींच तो रहा होगा सर। इधर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इधर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो नीचे जा क्यों नहीं रहा? सर आपने ऊपर फोर्स लगाया, तो मैं तो यहां से भी ऊपर फोर्स लगा सकता था ना, लेकिन यहां से तो गिर जा रहा है। तो देखो यहां से यहां तक कंप्लीटली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन एक यूनिक पॉइंट होगा जहां पे हम नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हुआ मान सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से ही तो लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है। और कंप्लीट मास को एक पॉइंट पे लगता हुआ हम मानेंगे, तो कंप्लीट मास एक पॉइंट पे होगा, उसी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे, वहीं से मैं पकड़ लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं यहां पे पकड़ू इसको और इसको छोड़ दूं, जैसे मैं यहां से पकड़ू इसको छोड़ दूं, तो होगा क्या कि नेट सेंटर ऑफ मास बॉडी का यहां है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पकड़ के नीचे खींच लेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पकड़ के क्या करेगा? नीचे खींच लेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास हमें पढ़ना ही क्यों चाहिए, उसको भी थोड़ा फील करते हैं। मान लीजिए वो बॉडी है, ये पूरा का पूरा क्या है साहब? रॉड है। ये पूरा का पूरा क्या है? देखो रॉड है, ये रॉड है, ये पूरा का पूरा रॉड है, यहां से यहां तक देखिए ये पूरा का पूरा रॉड है। और इस रॉड पे हमने इस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया F। कितना फोर्स अप्लाई किया है? एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया F। इस A पॉइंट पे फोर्स लगाया है, तो फोर्स लगाया मैंने F, और इसका मास देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? M। तो बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा नेट फोर्स बटा मास। नेट मास इसका है M और नेट फोर्स मैंने लगाया F। लेकिन ये जो एक्सीलरेशन होगा A, ये किस पॉइंट पे होगा? जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का होगा, या इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में है, सेंटर ऑफ मास का होगा? किस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा? ये मुझे ये बताइए, किस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा? मेरा साउंड लो है तो तुम अपने सिस्टम का साउंड बढ़ा लो थोड़ा, क्या दिक्कत है? अपने सिस्टम का साउंड बढ़ा लो थोड़ा। ये किस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा? बताइए, ये किस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा? किस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा?
सर ए पॉइंट का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने फोर्स कहां लगाया है, आपने फोर्स ए पॉइंट पे लगाया है, तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाओगे उसी का तो एक्सीलरेशन होगा ना साहब। नहीं, यही तो आश्चर्य की बात है, और यही हमें मजबूर करता है कि सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। देखो अभी तक का जो फिजिक्स था, अभी तक का जो फिजिक्स था, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के आसपास घूम रहा था। हमने काइनेमेटिक्स में क्या किया था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को चलाया था, फिर उसके काइनेमेटिकल पैरामीटर देखे थे। लॉज ऑफ मोशन में 90% केस में हमने क्या किया था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को मोशन में कराया था। कार भी घुमाया था ना, तो कार को एक पॉइंट की तरह हमने ट्रीट किया था। कार को कैसा ट्रीट किया था, एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया था। तो कार को पॉइंट की तरह मान सकते हैं क्या? हां, अगर रेडियस बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़े रेडियस में कार घूम रहा हो, या कार को बहुत दूर से देखोगे तो पॉइंट जैसा ही तो होगा। कैसा होगा वो? पॉइंट जैसा होगा। तो अभी तक का जो हमने फिजिक्स पढ़ा था वो पॉइंट मास के आसपास फिजिक्स घूम रहा था, लेकिन अब हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम पेन की बात करेंगे तो पेन यहां से यहां तक इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हम कार की बात करेंगे तो कार में हम यहां से यहां तक कार की पूरी बॉडी के सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये रॉड है, तो रॉड का मास यहां से यहां तक है, मैंने फोर्स इस पॉइंट पे लगाया है, तो किस पॉइंट का एक्सीलरेशन देगा? क्या ये ए पॉइंट का एक्सीलरेशन देगा? नहीं, ये गलत है। तो क्या कोई पॉइंट यहां पे बी है, बी पॉइंट का देगा? नहीं, ये गलत है। किसका एक्सीलरेशन देगा? सेंटर ऑफ मास का। लेकिन हमने सेंटर ऑफ मास पे तो फोर्स लगा ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम फोर्स कहीं भी लगाओ, ये एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही देगा। सर कैसे? ये एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया है। चलिए यहां देखिए, ये रॉड है, ये रॉड है साहब, ये रॉड है। तुम रॉड पे यहां पे फोर्स लगाए, वो भी टेढ़ा, देखिए इधर टेढ़ा फोर्स लगाया तुमने यहां पे, ये किसी भी पॉइंट ए पे, सेंटर ऑफ मास इसका यहां है। तो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा तो चलेगा नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेरा ही चलेगा। इसमें ए पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन फोर्स में यहां पे लगा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेट फोर्स बटा नेट मास, ये होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये होगा। मतलब तुम रुकना और ढंग से सुनना, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी पे तुम कहीं भी फोर्स लगाओ, किसी एक्सटेंडेड बॉडी पे तुम कहीं भी फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही देगा वो। गजब बात की है यार, गजब बात किया है। फोर्स कहीं भी लगाओ, हां, जिधर मर्जी उधर फोर्स लगा दो, जिस पॉइंट पे मर्जी उस पॉइंट पे फोर्स लगा दो, ये एक्सेलरेशन किसका देगा? सेंटर ऑफ मास का। किसका एक्सेलरेशन देगा? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ACM इज इक्वल टू F/F, नेट फोर्स बटा नेट मास। मतलब बहुत ही जोरदार चीज है, इसको और थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये। मान लो एक रॉड ऐसा रखा हुआ है, अब अगर इस पॉइंट पे आप कहीं पे भी एक जनरल पॉइंट पे, किसी रैंडम पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हैं F, ये पॉइंट है आपका A और ये है आपका सेंटर ऑफ मास। अब होगा क्या, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से रॉड घूम जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे ज्यादा आगे जाएगा, यहां पे कम आगे जाएगा। तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन आप नहीं बता सकते कितना होगा जहां पे आपने फोर्स लगाया। लेकिन अगर इस बॉडी पे फोर्स लगा F और इसका मास m है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बटा बॉडी का मास होगा। और हमें इंटरेस्ट सेंटर ऑफ मास पे ही रहेगा, हमें इंटरेस्ट किसका रहेगा? सेंटर ऑफ मास पे ही रहेगा। सर सही बात है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मान लो कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, इस बॉडी का इस पॉइंट का पर्टिकुलर वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट का वेलोसिटी है v2 और इस पॉइंट का वेलोसिटी है v3। क्या एक बॉडी के अलग अलग पॉइंट का, बॉडी के अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है? ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए आपके सामने देखिए, ये बॉडी है, ये रॉड है, हाँ है। बोतल ले लेता हूं, यहां पे पानी का बोतल पर है, देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, वॉइस क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो, क्या वॉइस क्लियर है? तो फटाफट वॉइस क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो प्लीज। चलो ये बॉडी है, ठीक है साहब। अब थोड़ी देर बाद ये बॉडी ऐसे पाई गई। सर ऐसे कैसे हो गया? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ये कौन से लोग हैं, अभी मैं ब्लॉक करवा दूंगा, बार बार फालतू की चीज लिख के इरिटेट कर रहे हैं। भाई साहब वॉइस इतना क्लियर है, जोरदार बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, जबरदस्ती वॉइस लो है। अगर लो है भी तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर। कहां कहां से आते हो भाई साहब, बहुत बहुत इरिटेट करते हो, बहुत ज्यादा इरिटेट करते हो यार। ले, एकदम क्लियर है वॉइस?
सब कह रहे यस। मुझे लगता है ना तुम्हारी गलती नहीं है, गलती एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सारा। गजब परेशान कर देते हो यार, गजब परेशान कर देते हो। जब कैसे आदमी एनर्जी लगाएगा, कैसे अपने कंटेंट पे कंसंट्रेट करेगा, कैसे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा आदमी? कैसे पढ़ाएगा बताओ? गजब करते हो भाई साहब। यहाँ पे आदमी के मास्टर के दिमाग में चल रहा होता है कि चीजों को कैसे आसान बना के समझाया जाए, किस तरीके से कितने अच्छे से समझाया जाए। ये जबरदस्ती, वॉइस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। चलो देखो कोई बात नहीं, बहुत परेशान करते हो ये देखो। अच्छा, ऐसे ही लोग बाद में लिख लेते सर स्पैमर है ना, ऐसे ही लोग बाद में लिखने लगते सर स्पैमर है। यही लोग जो परेशान करते हैं वही कहते हैं सर बाद में स्पैमर है। उसमें शकल लिख के आता है क्या, लिखा होता है कि मैं स्पैमर हूं, मेरी बात मत सुनना। देखो इधर, ये बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा। अगर ये एकदमली एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये एकदम स्ट्रेट होकर अगर आगे चल रहा होगा, इसका मतलब ये है कि इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो एकदम ये स्ट्रेट फॉर्मेट में आगे चल रहा होगा, ये थोड़ा भी टेढ़ा नहीं हो रहा। मतलब इसके सारे पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? सेम है। हो सकती है सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम भी हो सकती है। अब धीरे 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 देखो ये टेढ़ा होता जा रहा है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कम है। इसको फील करो, देखो धीरे 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 टेढ़ा होता जा रहा है, टेढ़ा होता जा रहा है, टेढ़ा होता जा रहा है। तो ये ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये पूरी बॉडी का नेट मास है m, और इसके हर छोटे छोटे से पॉइंट की वेलोसिटी एकदम ही डिफरेंट है। अगर मुझे पूरी बॉडी का मोमेंटम लिखना है, क्या लिखना है? पूरी बॉडी का मोमेंटम लिखना है। जब अगर मुझे पूरी बॉडी का मोमेंटम लिखना होगा तो एक एक पॉइंट का मैं मोमेंटम लिखना शुरू करूंगा। तो इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से मोमेंटम होगा, मान लो यहां पे मास है m1, तो इसका मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस दूसरा पॉइंट होगा m2, उसका वेलोसिटी है v2 m2 v2। तीसरा पॉइंट होगा m3, उसका वेलोसिटी है v3, ये होगा m3 v3। लेकिन सर एक बात बताओ, ऐसे ऐसे पॉइंट तो इसमें इनफाइनाइट हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे इसमें। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स तो इनफाइनाइटली लार्ज होंगे। अगर मुझे पूरी बॉडी का मोमेंटम लिखना है तो हर छोटे 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 बहुत छोटे छोटे पॉइंट का मोमेंटम लिख के अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं अपने पूरे जीवन भर में फिजिक्स में यही कर पाऊंगा और तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ये गलत नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी v1, उसका मोमेंटम लिखो। दूसरा छोटा सा पॉइंट, उसकी वेलोसिटी v2, उसका मोमेंटम लिखो। तीसरा छोटा सा पॉइंट m3, उसकी वेलोसिटी v3, उसका मोमेंटम लिखो। इस तरीके से अगर मैं मोमेंटम लिखता चला गया तो ऐसे ऐसे इनफाइनेटली लार्ज पार्टिकल होंगे, सबका मोमेंटम मैं लिखूंगा, तब जाके इस पूरी बॉडी का मोमेंटम आएगा। एक तो तरीका यह है। बच्चा कह रहा सर इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा जमाना निकल गया इंटीग्रेशन का, जमाना इंटीग्रेशन का निकल गया। तो सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? तो अब किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाओ, किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाओ और उस स्पेशल पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लो, जिसकी वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो पूरी बॉडी का हम मोमेंटम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वो स्पेशल पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, जहां पे पूरी बॉडी का मास आप एज्यूम कर सकते हैं, वो होगा आपका सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ हाँ हाँ, वो जो स्पेशलवा पॉइंट होता है बहुत स्पेशल है, हाँ बहुत स्पेशल है। उसका अगर वेलोसिटी तुम्हें किसी भी तरीके से पता चल जाए ना, किसका? उस पॉइंट का जहां पे पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अगर पूरा मास है m, मतलब सारा मास इस पॉइंट पे मान लोगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मोमेंटम, पूरी बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी उस स्पेशल पॉइंट का, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं,
जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये आश्चर्य से कम तो नहीं है। हाँ सर, आश्चर्य से कम तो नहीं है, क्योंकि जो काम हम पूरे जीवन भर में कर पाते, वो सीधा 1 सेकंड में इसने कर दिया। सीधा 1 सेकंड में इसने कर दिया। सीधा उस पॉइंट का वेलोसिटी हमें बता दो जहां पे पूरे मास को हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास का। तो इसका पूरे बॉडी का मोमेंटम होगा m इंटू VCM। पूरे बॉडी का मोमेंटम होगा m इंटू VCM। तो क्या आपको सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस समझ में आया? Why center of mass is important? Why center of mass is important? Important. Why center of mass is important? फटाफट कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए why center of mass is important। तो सुनो ध्यान से, अगर मुझे पूरी बॉडी का मोमेंटम लिखना है और हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, तो मैं सीधा और जाके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लूंगा। तो एक पॉइंट की वेलोसिटी लिखने से और उसके मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी बॉडी का मास मैंने यही मान लिया, तो पूरे मास की वेलोसिटी ये हो गई। तो मास इंटू वेलोसिटी डायरेक्टली मैं सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरा बॉडी पे कहीं भी मैं फोर्स लगाऊं, फोर्स बटा मास, उस स्पेशल पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, उसका एक्सीलरेशन F/m नहीं होगा। मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगा, इसका एक्सीलरेशन F/m नहीं होगा। किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का होगा। किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का होगा। सेंटर ऑफ मास क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर सेंटर ऑफ मास पता नहीं होता तो राम कभी रावण को मार नहीं पाता। समझ में आया कि नहीं है? देखो, ये जो बवंडर होता है ना, पूरा दिखावा होता है ऐसा, ये 4 मुंडी, 11 मुंडी, ये हाथ, ये पैर इतना भारी। तुम कहीं भी देखो तो एक्सटेंडेड बॉडी जो होती है, चाहे वो किसी भी शेप को हो, उसका कहीं ना कहीं होता है सेंटर ऑफ मास। कहीं ना कहीं क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड, वेरी गुड। एक कनिष्क बच्चा कह रहा है टू कंसीडर अ बिगर ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया जवाब है तुम्हारा, बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया जवाब है। एक बच्चे ने बहुत ही जोरदार जवाब लिखा है, सर एक बड़े ऑब्जेक्ट को अगर मुझे पॉइंट जैसा एज्यूम करना है, तो वो पॉइंट जैसा मैं एज्यूम उसके सेंटर ऑफ मास पे करूंगा। दूसरी बात, एक बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर एक्सटेंडेड बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है, तो पूरे पॉइंट का अगर मुझे मोमेंटम लिखना है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लूंगा और नेट मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपने लैंग्वेज में लिखिए, वाई सेंटर ऑफ मास इज इंपॉर्टेंट, वाई सेंटर ऑफ मास इज इंपॉर्टेंट। एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा एक बच्चे का, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड मतलब लार्ज बॉडी को अगर मैं एक पॉइंट जैसा एज्यूम करना चाहता हूं, एक पॉइंट जैसा ट्रीट करना चाहता हूं, तो उसको मैं सेंटर ऑफ मास पे ही ट्रीट करूंगा, उसको मैं सेंटर ऑफ मास पे ही ट्रीट करूंगा। समझ में आया कि नहीं है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब साहब हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता कहां पे। अब हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। अब हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। देखिए, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम देयर, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम देयर। देखिए प्लीज, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम देयर इज कॉल्ड center of mass, is called center of mass. It can be inside or outside the body. क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर भी हो सकता है? क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर भी हो सकता है? जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हो गया, मेरा सेंटर ऑफ मास कहां है बताओ? तो मेरे नाभि में। क्या मैं अपने सेंटर ऑफ मास को अपने से बाहर निकाल सकता हूं? हाँ, कैसे? तो देखो, वो योगा करते ना बाबा रामदेव बाबा जैसे, अगर मैं अपने आप को ऐसे बेंड कर लूं, जैसे देखो यहां पे है ये रामलाल, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, ये रामलाल है। अभी रामलाल का सेंटर ऑफ मास बताओ कहां है? यहां पे। रामलाल का सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां पे। अगर रामलाल ये रिंग के शेप में ऐसे आ जाए, जैसे देखो हाफ रिंग है ना, अगर रामलाल यहां पे ऐसे झुक जाए, ऐसा हो जाऊं मैं, ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में होगा। कहां होगा? जैसे मैं हाफ रिंग की तरह इस रामलाल को बेंड कर दूं, ऐसे बेंड कर दूं, तो बताओ इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होना चाहिए? क्या यहां पे होना चाहिए? क्या यहां पे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए? नहीं,
बेटा ढंग से सुनना, मास तो यहां भी है, हाँ सर मास यहां भी है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा नीचे है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं होगा, कहीं यहां होगा। सर ये नहीं समझ आया, आएगा, समझ आएगा। एक काम करते हैं, पूरी रिंग की बात करते हैं। कंप्लीट रिंग का वो स्पेशल पॉइंट बताइए जहां पे इस रिंग को मैं पॉइंट मास जैसा एज्यूम कर सकता हूं। कंप्लीट रिंग में वो स्पेशल पॉइंट बताइए जहां पे मैं इस रिंग को पॉइंट मास जैसा एज्यूम कर सकता हूं। तो अगर आप पूरे रिंग को हटा दे और उसके मास को एक पॉइंट के फॉर्मेट में यहां बना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा रिंग देखो कितना सिमेट्रिक है। किसी भी सिमेट्रिक चीज का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। अब सुनना बेटा, मान लो कि यहां से आधा रिंग में काट के हटा दूं, तो नीचे वाला पोर्शन हटा दूंगा तो नीचे का मास खत्म, तो सेंटर मास थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेगा। देखो सेंटर ऑफ मास यहां होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं हाफ रिंग में देखोगे बेटा, हाफ रिंग में देखो तो कहीं ना कहीं यहां पे होगा। तो बताओ रिंग का सेंटर ऑफ मास, पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या रिंग पे है ना, मास से तो बाहर है। हाफ रिंग का देखो सेंटर ऑफ मास, ये भी तेरा बाहर है कहीं ना कहीं। देखो यहां पे सेंटर है और सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं देखो वाई डिस्टेंस पे ऊपर है। देखो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं वाई डिस्टेंस पे ऊपर है। आदमी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? देखो इस नाभि में होगा, तो इसके मास के अंदर है। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? तो आपने बताया था, आपने खुद बताया था कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास सर इसके ज्योमेट्रिक सेंटर एकदम मीट में होगा। तो किसी भी सिस्टमैटिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, किसी भी सिस्टमैटिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। जैसे बहुत सारे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, जैसे स्फीयर बना ले, एक सॉलिड स्फीयर बना ले, तो बताएं सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बताइए सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सर एग्जैक्टली इसके मिड में सेंटर पे होगा। लेकिन अगर मैं हॉलो स्फीयर बना लूं, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर बना लूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बताओ? सॉरी हेमी स्फीयर बना लूं, हेमी, हेमी, हॉलो स्फीयर नहीं, सॉरी हेमी स्फीयर मतलब आधा स्फीयर, हेमी स्फीयर बना लूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बताओ? इस ओ पे, ये ए पे, ये बी पे, ये सी पे, ये डी पे। अब सोच के बताइए इस हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? ए पे, बी पे, सी पे कि डी पे? फटाफट बताइए हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? हेमी स्फीयर का, हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एक 5वीं क्लास का बच्चा भी इसका जवाब गलत नहीं बता सकता। हेमी स्फीयर है मतलब आधा स्फीयर है, बिल्कुल सही बात है। एक दो एकदम चमन टाइप बच्चे कह रहे हैं कि सर ओ पे होगा। बेटा ओ पे सेंटर ऑफ मास कैसे हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं मिड में पाया जाता है, तो बेटा ओ पे तो सेंटर मास हो ही नहीं सकता है, और ए पे इधर तो जाएगा नहीं, बी पे जाएगा नहीं, सी पे यहां कैसे आएगा? नीचे भी तो मास है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। कहां पे मास होना, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए बताओ? तो सर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए कहीं ना कहीं यहां पे, ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास। यहां से कुछ वाई डिस्टेंस हो, यहां पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास। अब उसकी लोकेशन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कहां होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो यहां होता। तो बताइए सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी के अंदर ही होगी कि बाहर भी हो सकती है? सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही होगी कि बाहर भी हो सकती है? फटाफट बताइए प्लीज। सेंटर इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों का यही आता है कि सर बताओ सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर कैसे जाएगा? तो देखिए रिंग का सेंटर ऑफ मास देखिए बॉडी के बाहर इसके सेंटर पे है, रिंग का सेंटर ऑफ मास देखिए यहां पे। It always on the axis of symmetry. It always on the axis of symmetry. What is the axis of symmetry? Axis of symmetry वो लाइन होता है जो सिस्टम को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। जैसे अगर मैं यहां पे एज्यूम करूं ये तुम्हारा है रिंग, इस रिंग में एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ कहां होगा? ये क्या चल रहा है भाई? इस रिंग में एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ कहां पे होगा? ये रिंग है, ये रहा रिंग। इस रिंग में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करके बताओ क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ है, बिल्कुल है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होता है जिसके दोनों तरफ सिस्टम इक्वली डिवाइडेड हो जाए, दोनों तरफ सिस्टम इक्वली डिवाइडेड हो जाए। ये रहा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है? हाँ, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। अगर ये सिस्टम को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास तो इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही पाया जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिएगा क्या कहना चाह रही है कि इट ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा।
अगर मैं एक इंसान के बॉडी पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करने की कोशिश करूं, बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें समझने की कोशिश करना। मान लो ये एक आदमी है, बताओ इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे हम कट कर सकते हैं? क्या इंसान सिमेट्रिक होता है? हाँ, इंसान सिमेट्रिक है। अगर इंसान सिमेट्रिक नहीं होता, अगर इंसान सिमेट्रिक नहीं होता तो उसको हम फिजिकली हैंडीकैप कहते हैं, उसको हम फिजिकली हैंडीकैप कहते हैं। सर कैसे? मान लो तुम्हारा एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ है, तो साहब अगर ये हाथ है ही नहीं, एक हाथ इधर है, तो हम इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होता है जिसके दोनों तरफ सिस्टम एक जैसा दिखे। सीधा सीधा बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा, और चाहे तो आप लिख सकते हैं, बहुत अपनी भाषा में, आसान भाषा में बता रहा हूं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होता है जिसके दोनों तरफ बॉडी एक जैसा दिखता है। बॉडी कैसा दिखता है? एक जैसा दिखता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होता है जिसके दोनों तरफ बॉडी एक जैसा दिखता है। जैसे देखो, ये मैंने लाइन कट कर दिया, तो दोनों हाथ देखो बिल्कुल एक जैसे हैं, देखो दोनों कान एक जैसे हैं, दोनों कान तो बनाए नहीं, ले कान, कान बना दे तो कान एक जैसे हैं, दोनों आंखें एक जैसे हैं, शक्ल को भी आधा से काट दिया, पैर एक जैसे हैं, तो इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। अब क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS बोल देता हूं इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर ये भी तो मिड से ही काटा आपने। देखो बेटा, आप ये लाइन कट करके सीधा नहीं कह सकते कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ क्या सिस्टम आपको एक जैसा दिख रहा है? नहीं, तो आप इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। तो अगर मैं यहां पे अगर हाफ रिंग बना के बोलूं कि यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करो हाफ रिंग में, तो हाफ रिंग में आप ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री आराम से कट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हिस्से को बराबर पार्ट में बांट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। रिंग में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री काट सकते हैं आप? रिंग में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री काट सकते हैं? रिंग में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री काट सकते हैं? नंबर ऑफ। तो रिंग में आप इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हैं, इनफाइनाइट। रिंग में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हैं, लेकिन हाफ रिंग में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हैं बताइए प्लीज? हाफ रिंग में, जिस लाइन के अबाउट दोनों तरफ सिस्टम एक जैसा दिखे, हाफ रिंग में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हैं? हाफ रिंग में, हाफ रिंग में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हैं? हाफ रिंग में, हाफ रिंग में। तो बेटा ऐसा है, हाफ रिंग में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हैं, सिर्फ एक। कैसे? ये वाला। क्या है? ये एक्सिस सिमेट्री नहीं होगा, नहीं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो यहां पे देखिएगा, इट ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होगा। सेंटर ऑफ मास एट अ पॉइंट वेयर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किताबों में नहीं लिखा होता, लोग इसको डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि सेंटर ऑफ मास एट अ पॉइंट वेयर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट ईच अदर। सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा जहां पे दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करेगा। कैसे? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हां है, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हां है। अब कहीं ना कहीं इस पे भी सेंटर ऑफ मास है और कहीं ना कहीं इस पे भी सेंटर ऑफ मास है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास वही होगा जहां पे दोनों एक्सिस कट करेगा। अब मान लो इस लाइन पे तुम यहां मानते हो, इस लाइन पे यहां मानते हो, तो कैसे? एक सिस्टम का दो एक्सिस, दो सेंटर ऑफ मास तो हो नहीं सकता, एक ही बॉडी का दो सेंटर ऑफ मास तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इस पे भी और कहीं ना कहीं इस पे भी, तो वही होगा जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ध्यान से और जोरदार तरीके से मेरा कंसेप्ट सुनिएगा। अगर किसी भी बॉडी में आप टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर लेते हो, तो सेंटर ऑफ मास का आपको पोजीशन पता चल जाएगा, पता चल गया सेंटर ऑफ मास वहीं पे हो। लेकिन अगर किसी सिस्टम में आप एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करते हो, तो आप सिर्फ ये पता लगा पाओगे कि सेंटर ऑफ मास किस लाइन पे है, एग्जैक्ट पोजीशन आप पता नहीं लगा पाओगे। एग्जांपल देखना, हाफ रिंग में एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने कट किया, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा। अब दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम गेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास कहां पे है। लेकिन अगर दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने यहां पे कट किया, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास यहां होगा। समझ आ रहा है?
समझ आ रहा है? जिसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा उसमें हम इतना बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो सिर्फ पता लगाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला जैसी भी कोई चीज होती है वो हम लगाएंगे, फॉर्मूला जैसी कोई चीज होती है वो हम लगाएंगे। समझ में आया? हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैं यहां पे खड़ा हूं ना, फॉर्मूला लगाएंगे। सर इसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाना, नहीं, इसके लिए तो पता चल गया सेंटर ऑफ मास यहां पे, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना, इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो, आओ खेलते हैं, तुम्हें खेलना सिखाता हूं जोरदार तरीके से, देखना इधर मजा आएगा। मान लो कि एक रॉड लिया मैंने, ये उसी मास और उसी लेंथ का दूसरा रॉड लिया, उसी मास उसी हाइट का एक तीसरा रॉड लिया, थ्री रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, मास m एंड लेंथ l। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बताओ? तो बिना कैलकुलेशन के मैं जो बता रहा हूं ना, एक जोरदार एम स्टार है। इसको जनरली जब सब लोग सवाल सॉल्व करते हैं बेटा, इसको जनरली जब लोग सवाल सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता दूं, इसको मान लो कि इसका रॉड का मास है m, लेंथ है, यहां पे मान लो मैंने ओरिजिन बता दिया 0,0, मैंने तुम्हें भी फॉर्मूला नहीं बताया, नहीं, बिना फॉर्मूले के इसका सही आंसर मैं निकाल के दिखा दूंगा, बिना फॉर्मूले के इसका सही आंसर। मैंने फॉर्मूला भी पढ़ा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, इस सवाल का सॉल्यूशन आप चाहें तो अपने किताब में देख ले या कहीं इंटरनेट पे देख ले, कहीं सॉल्यूशन देख ले, 1 पेज का कैलकुलेशन है फॉर्मूले से, जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा। आप भी समझ गए होंगे, आपको फील आ गया होगा सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए। सोच के बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए। एकदम एकदम बाएं हाथ का खेल है। सर ये रहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या ये एओएस है? हाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एओएस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री? हाँ है। अच्छा, क्या ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब ये दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पे कट करेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। अब सोच के बताओ, अगर इसका लेंथ पूरा एल है तो कितने हाइट पे होगा? सर इसके खुद का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां पे होता, तो l/2 हाइट पे होगा। टोटल अगर लेंथ है रॉड का, टोटल लेंथ अगर रॉड का l और मिड में इसको लगाया है तो हाफ लेंथ पे होगा l/2 पे, और मैंने बताया कि l/2 पे इसको रखा है। और कितना आगे होगा? तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, तो ये l/2 आगे भी होगा। तो आप लिख सकते हैं कि यहां के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास x और y दोनों में गया है, तो r सेंटर ऑफ मास हो जाएगा l/2 i कैप प्लस l/2 j कैप, यही आंसर आएगा, l/2 i कैप प्लस l/2 j कैप। क्या आपको ये फील आया कि नहीं है? समझने की कोशिश करिए बेटा। रॉड का मास मैंने बताया m और रॉड का लेंथ है l, ये पूरी रॉड की लेंथ है l, तो यहां से ओरिजिन से कितना आगे होगा? तो पूरा लेंथ है l, तो l/2 होगा। आप ये भी कह सकते हैं सर इसकी मोटाई, ये जो थिकनेस है ना बेटा, इसकी रॉड की जो मोटाई है ना d, ये निग्लिजिबल है इसके लेंथ के कंपेयर, और थोड़ा मोटा बनाता है ताकि दिख जाए, लेकिन ये जो विड्थ है ना, विड्थ वो नेग्लिजिबल है। समझ में आया? तो पूरा l होगा तो आधा क्या होगा? l/2। तो ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। बताइए आपको फील है कि नहीं? अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमने गेस कर लिया सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए। अच्छा चलो हम एल बना के देखते हैं, एल बना के देखते हैं। ये एक लिया मैंने रॉड और एक रॉड मैंने यहां रख दिया। अब तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए? क्या मैं इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं? नहीं कह सकते। आप इस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। क्या मैं इस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं? आप नहीं कह सकते। क्या इस लाइन को मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं? हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस लाइन को आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एग्जैक्टली बीच में कट गया, इस तरफ और इस तरफ देखो सिस्टम एक ही जैसा है, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। कहां होगा हम नहीं बता सकते, कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा। मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा। उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों सवाल में फर्क क्या है? दोनों सवाल में फर्क बहुत छोटा सा है कि इस सवाल में हमें साफ साफ सेंटर ऑफ मास यहां पे पता चल गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, लेकिन यहां पे हमें एग्जैक्ट पोजीशन सेंटर ऑफ मास का पता नहीं चल रहा है। हां इतना पता चल रहा है कि XY प्लेन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं यहां पे होगा, लेकिन एग्जैक्टली x, y सेंटर ऑफ मास का हम पता नहीं लगा पाएंगे। एग्जैक्टली x, y का हम पता नहीं लगा पाएंगे। क्या आपको यह बात फील आ गया? चलिए नेक्स्ट समझिए। सेंटर ऑफ मास
नियर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट। अगर मान लो बहुत सारे ऑब्जेक्ट का मैं सेंटर ऑफ मास देखने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मैं सेंटर ऑफ मास देखने की कोशिश करूंगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं भारी ऑब्जेक्ट के पास होगा। कहां पे होगा? भारी ऑब्जेक्ट के पास होगा। जैसे मान लो ये बेचारा रामलाल है, क्लास में बैठा है ना, मेरे क्लास के सारे बच्चे हैं, ये बैठा है कल्लू, ये है आरएल रामलाल, ये है कल्लू, ये है बाबू जलेला, ये है बाबू जलेला, ये है फुजरी, एकदम पतला सा छोटा सा बच्चा है बेचारा, अभी अभी जन्म लिया है, और ये है ये है ये है ये है ये है ये है पिंकी। रुक जाओ थोड़ा सा, इन दोनों को इन सबको ऊपर ले लेते, थोड़ा सा इनको क्या करते ऊपर ले लेते। जोरदार चीज दिलाता हूं, एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन, समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा। ये है पिंकी, ये है पिंकी। अब मुझे एक बात बताओ, ये है तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लेकिन इन सबको अगर मैं पॉइंट की तरह ट्रीट करूं, पॉइंट की तरह ट्रीट करूं, तो एक ऑब्जेक्ट यहां पे मान सकता हूं, एक यहां पे मान सकता हूं, पॉइंट की तरह ट्रीट कर लूं सबको, एक यहां पे मान सकता हूं। तो सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा बताओ? सेंटर ऑफ मास किसके पास जाएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, हम स्पेशल पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पे सारे मास को एज्यूम करें, और ज्यादा तो मास ये लेके बैठी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है मोटी पिंकी, हाँ इसको बाल वाल बना देता हूं, ले बाल वाल बना देता हूं, तुम्हें पिंकी का फील नहीं आ रहा इसको देख के, इसको देख के पिंकी का फील नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। अब ज्यादातर मास कहां पे पाया गया? यहां पे, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, हेवियर ऑब्जेक्ट के पास होगा। तो ज्यादातर सेंटर ऑफ मास कहां पे पाया, मतलब ज्यादातर मास कहां पे? पिंकी के पास, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां होगा, पिंकी के आसपास होगा, यहां पे मान सकते हैं। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। एक मान लो ऑब्जेक्ट है छोटा सा एकदम स्मॉल एम, और एक है बड़ा सा कैपिटल एम। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हैं क्या? हाँ आप कट कर सकते हैं, ये होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बताइए क्या इनके मिड में सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं। अगर एक छोटा सा स्मॉल मास ये ले लूं, और यहां पे भी एक छोटा सा स्मॉल मास ले लूं, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर दूं, तो अगर ये दोनों तरफ सेम मास है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं आप बीच में मान सकते हैं। ये सिमेट्रिक है, दोनों तरफ सेम मास है, दोनों तरफ सेम मास है, ठीक है। लेकिन यहां पे बेटा ये भारी ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं भारी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे मास का नेट इफेक्ट आप पॉइंट की तरह एज्यूम करेंगे, मास का नेट इफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जिधर भारी ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो फटाफट हम सेंटर ऑफ मास के सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज के क्लास में हमने ये पढ़ा कि किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी पे फोर्स कहीं भी लगाओ, वो सेंटर ऑफ मास का ही एसिलेशन देगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट की वेलोसिटी अगर डिफरेंट है, और मुझे नेट मोमेंटम लिखना है इस पूरे बॉडी का, तो मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखूंगा, तो मुझे पूरे बॉडी का नेट मोमेंटम पता चल जाएगा। ठीक है बात है? उसके बाद समझिएगा, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास is a point where whole mass of the system can be assumed there is called center of mass, can be assumed there as a point object, मतलब किसी को भी आप पॉइंट मान सकते हैं, किसी को भी पॉइंट मान सकते हैं, और उसको पॉइंट मान के जहां पे उसको बोलेंगे कि उसका सारा मास हमने एक पॉइंट पे मान लिया, उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इस कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ आया? हाँ, जिसके अबाउट दोनों तरफ बॉडी सेम जैसा दिखे। सेंटर ऑफ मास एट अ पॉइंट वेयर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट ईच अदर। सेंटर ऑफ मास नियर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है, सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है। सेंटर ऑफ मास किसके पास होता है? हेवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है। चलिए अब थोड़े से थ्योरेटिकल सवाल कर लेते हैं। The center of mass of a system of particle does not depends upon। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। और फालतू के सवाल मत करो बेटा, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताइए। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल। भाई साहब मास ऑफ द पार्टिकल पे तो डिपेंड करेगा ही। इंटरनल फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल, इस पे डाउट लग रहा। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगा। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, ये दोनों चीजें तो लगभग लगभग एक ही हो गई। मान लो एक छोटा सा मास यहां पे, एक छोटा सा मास यहां पे,
तो इन दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां होगा। अगर मैं इन दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस बड़ा कर दूं, एक को यहां रख देता हूं और एक को यहां रख देता हूं, सेम मास है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो गई ना उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करके। हां, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। 2 इज योर करेक्ट आंसर, 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी। नहीं, हमेशा बाहर क्यों होगा? मे लाइज विद इन, आउटसाइड और द सरफेस ऑफ द बॉडी। हां, अगर मैं एक प्लेट की बात करूं, किसकी बात करूं? एक प्लेट की बात करूं, एक प्लेट की बात करूं। एक मैंने स्क्वायर प्लेट ले लिया, स्क्वायर प्लेट ले लिया, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? या रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया, कुछ भी समझ लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्जैक्टली इसके मिड पे होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। तो सरफेस पे भी हो सकता है। 2 इज योर करेक्ट आंसर। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, ये भी गलत है, हमेशा इनसाइड क्यों होगा? लाइज ऑलवेज ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी बेकार ऑप्शन है। क्या आपको समझ आया? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्या आपको समझ आया? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेंटर ऑफ अ मास of a system of a two particle divides the distance between them. Center of mass of the two of a system of particle divides distance between them. ना inverse ratio of square of the masses. अच्छा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला समझने के बाद सवाल करेंगे। तो ये हम कब करेंगे? फॉर्मूला समझने के बाद। तो अपन आते हैं कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले बात समझिए, सिस्टम 2 तरह के होते हैं। सिस्टम कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं पॉइंट मास सिस्टम। पॉइंट मास सिस्टम, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या होता है? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, वेरी गुड। कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या होता है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम का एग्जांपल है रॉड। एग्जांपल क्या है? रॉड। ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, मतलब यहां पे इस 0,0 से लेके कंटिन्यूअसली मास L लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस में मास लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड है, लगातार है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसे रिंग, रिंग रिंग कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट होता है कि यहां पे मास है, फिर यहां पे मास नहीं है, यहां पे मास है, फिर यहां पे मास नहीं है, कहीं यहां पे मास है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम, मतलब कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट मास सिस्टम इज कॉल्ड डिस्क्रीट मास सिस्टम। एक मास यहां है, यहां है, इसके बीच में मास ही नहीं, तो कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो सर ये सिस्टम और ये सिस्टम तो अलग अलग हो गया, तो इनके सेंटर ऑफ मास के निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होगा। अलग अलग होगा, हां बिल्कुल अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। कंटिन्यूअस मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होगा। ठीक है, अर्थ का कोर में है सेंटर ऑफ मास। हाँ बढ़िया, तू रिसर्च कर ले यहीं पे। भाई साहब पढ़ा रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा। क्या ये दोनों बातें समझ आई? तो हम सबसे पहले डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, अलग अलग पार्टिकल हो। क्या आपको डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस समझ में आया? तो जरा थम्स अप करिए तो प्लीज, जरा थम्स अप करिए तो प्लीज। चलिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब मासेस कहां पे है? अलग अलग है। मासेस कहां पे है? अलग अलग है। समझ आया? चलो अब देखो बेटा, यहां पे मैंने प्लेनर सिस्टम लिया है। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हां, और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझिएगा, यहां पे कोई बॉडी रख दी हमने m1, जिसका पोजीशन वेक्टर है r1। सर पोजीशन वेक्टर r1 में x1 y1 दोनों आएगा? हां, x1 भी आएगा, y1 भी आएगा, क्योंकि ये बॉडी x एक्सिस में नहीं है, xy प्लेन में है। तो इसकी कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगी जिसको मैंने x1 बोला है, कुछ y कोऑर्डिनेट भी होगी जिसको हमने y1 बोला है, और इसका नेट पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कुछ r1। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसका नेट पोजीशन वेक्टर हो गया r2, इसका x कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं x2, y2। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो इनका सेंटर ऑफ मास
दो चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा, इनका सेंटर ऑफ मास दो चीजों पे डिपेंड करता है, इसके मास पे और इसके पोजीशन पे। कहीं ना कहीं हमें अंदाजा लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो हमें इसकी पोजीशन वेक्टर देखनी है कि आरसीएम कहां पे होगा। अब लॉजिकली सोचना, इसका कंसेप्ट और इसका फॉर्मूला फील करने की कोशिश करना। जो आर सेंटर ऑफ मास है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, इसकी मास और इसकी पोजीशन वेक्टर। जितना बड़ा मास होगा सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ लेके जाएगा, और जितना मास हम दूर ले जाके रखेंगे उसका सेंटर ऑफ मास उतनी दूर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मास बहुत बड़ा, अब मोटी पिंकी को तू रख दे छत पे, और बेचारा छोटे रामलाल को नीचे रख दे छत के जमीन पे, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उस तरफ होगा। तो हेवियर ऑब्जेक्ट जितना बड़ा मास होगा सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ लेके जाएगा, और उसकी पोजीशन जितना दूर रख दोगे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मतलब मास का पोजीशन जितना दूर रख दोगे सेंटर ऑफ मास भी उसके साथ उतना दूर चला जाएगा। मतलब बहुत साफ साफ शब्दों में सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर होगी, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर होगी वो मास पे डिपेंड करेगा, उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो मास की वैल्यू और उसके पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायमेंशनली गलत हो गया। क्यों डायमेंशनली गलत है वो बताइए मुझे बेटा, डायमेंशनली गलत क्यों है ये बताइए। सर डायमेंशनली गलत ये है, डायमेंशनली गलत ये है कि इधर मास और पोजीशन है और इधर सिर्फ पोजीशन है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल रहा तो उसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? मीटर में। उसका डायमेंशन क्या होगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो तुम निकालने की क्या कोशिश कर रहे हो? सर पोजीशन, पोजीशन का डायमेंशन क्या होता है? एल का पावर 1 ml t माइनस 1 होगा। अरे बाप रे, ये कौन है? ये कौन है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब तुम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देख रहे हो। क्या देख रहे हो? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देख रहे हो। तो उसका डायमेंशन तो मीटर में आना चाहिए, एल का पावर 1 होना चाहिए। तुम तो सिर्फ पोजीशन देख रहे हो। पोजीशन देख इधर, गधा कहीं, पोजीशन 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 ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब ओरिजिन से 0,0 से इस दोनों बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? आप पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन। हां सर, हम पोजीशन देख रहे हैं, लेकिन सर इधर डायमेंशनली गलत हो गया। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे m2 इंटू r2, लेकिन यह भी डायमेंशनली गलत है क्योंकि इधर मास इंटू पोजीशन और इधर सिर्फ पोजीशन है। लेकिन हमने पढ़ा है कि फिजिक्स का हर फॉर्मूला डायमेंशनली सही आना चाहिए, फिजिक्स का हर फॉर्मूला डायमेंशनली सही आना चाहिए। ठीक है, ये मुझे फिजिकली सही दिख रहा लेकिन डायमेंशनली गलत है। तो नीचे मैं किससे डिवाइड करूं कि डायमेंशनली सही आ जाए? नीचे मैं किस चीज से डिवाइड करूं कि डायमेंशनली सही आ जाए? तो सर मास से डिवाइड कर दो, तो पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड कर दो, m1 प्लस m2। ये होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। बहुत सिंपल। अभी तक मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में जितना आपको फील दिला रहा था, बताइए मैंने क्या क्या समझाने की कोशिश करी। सेंटर ऑफ मास वो स्पेशल पॉइंट है जहां पे पूरे सिस्टम के मास को एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिए और इसको लिखिए। सेंटर ऑफ मास वो स्पेशल पॉइंट है जहां पे पूरे एक्सटेंडेड बॉडी को आप पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, तो उसकी पोजीशन किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकती है? सर मास जितना बड़ा होगा मास का इफेक्ट किसी पॉइंट पे उतना ही ज्यादा होगा, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मास जितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो, सेंटर ऑफ मास m1 r1 के प्रोपोर्शनल होगा, m2 r2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो m1 r1 प्लस m2 r2 हम लिखेंगे, लेकिन हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो ये पोजीशन के फॉर्मूले में सिर्फ इतना लिखूं तो ये गलत दिखेगा। तो नीचे हम m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि वो डायमेंशनली सही हो जाए। और आश्चर्य की बात है कि आपको जो फील आया वही सही में एक्चुअल में फॉर्मूला। तो बताइए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको एकदम फील आया कि नहीं आया? कितना आसान है। अब इस फॉर्मूले को तुम भूल ही नहीं सकते, कभी नहीं भूल पाओगे। मान लो फॉर्मूला में ये लिख देता हूं, आर सेंटर ऑफ मास में ये लिख देता हूं, एम स्क्वायर r1 वेक्टर प्लस m1 m2 स्क्वायर r2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2। बताओ, एक अंधा भी इसको देख के बोलेगा ये गलत है।
काहे? सर डायमेंशन मैच नहीं कर रहा। डायमेंशन भी तो कोई चीज होती है, डायमेंशन भी तो कोई चीज होती है। हाँ, डायमेंशन मैच नहीं कर रहा। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं तो भी गलत है। अच्छा मैं ये लिख दूं तो m1r2 वेक्टर प्लस m2r1 वेक्टर। गजब पागल आदमी हो यार। जब मास m1 देख लो तो उसकी पोजीशन देखो ना। मास m1 लिया, पोजीशन दूसरे की ले रहे हो। भाई साहब जो खुद का है उसके साथ चिपकेगा कि पड़ोसी के साथ जाके चिपकेगा? जो जिसके साथ, जो जिसका है उसी के साथ चिपकेगा ना। जो जिसका है उसी के साथ चिपकेगा ना। तो m1 की पोजीशन वेक्टर है r1, तो m1 r1 के साथ चिपकेगा। m2 की पोजीशन वेक्टर है r2, तो m2 r2 के साथ चिपकेगा। m3 होता तो m3 की पोजीशन वेक्टर होता r3, तो m3 r3 के साथ जाके चिपकता। m4 r4 के साथ जाके चिपकेगा। हाँ, ये ऐसा लिख दूंगा तो ये एकदम ही बेवकूफी वाली बात है। हद बेवकूफियत है साहब, हद बेवकूफियत है। m1 को लिया, उसके पड़ोसी के वाले के साथ जाके चिपका दिया तूने। m2 r2 m1 r1 गलत है, गलत है, गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, जो जिसका है वो उसी के साथ चिपकेगा, अपने पड़ोसी के साथ जाके चिपकेगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत भयंकर। समझ में आया? हाँ ठीक है सर। तो RCM होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2। ये 100% फील आया फॉर्मूले का एकदम जोरदार तरीके से। हम ना भूल पाएंगे सर। अब उद्देश्य भी यही था कि आप इसको ना भूल पाए। समझ में आया? एकदम समझ में आया? समझ में आया? सर हम तो पड़ोसी वाले के साथ चिपकेंगे। बेवकूफ इंसान, पड़ोसी के साथ चिपका देगा तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? फॉर्मूला गलत हो जाएगा। और जब फॉर्मूला ही जब गलत हो जाए तो उसका रिजल्ट बहुत खराब आता है बेटा। समझ में आया कि नहीं है? अगर तुम फॉर्मूला ही गलत लगाओगे तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा गलत आएगा, और गलत रिजल्ट का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो याद रखना, जो फॉर्मूला गलत है उसको अगर अप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट गलत आएगा, और गलत रिजल्ट का अंजाम बहुत खराब होता है। ठीक है? हाँ, अब सुनो। मान लो कि ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, तो सर r1 वेक्टर में x1 y1 दोनों होगा। हाँ, r2 में x2 y2 दोनों होगा। हाँ सर, मुझे ना RCM में इंटरेस्ट नहीं है। होते हैं कुछ लोग, मुझे RCM में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सर। इसमें इंटरेस्ट है मुझे सेंटर ऑफ मास कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। मुझे RCM में इंटरेस्ट नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, मुझे सिर्फ सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट में ही इंटरेस्ट है कि सेंटर ऑफ मास एक्स में कितना आगे गया है। मुझे इसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में ही इंटरेस्ट है। तो बताओ क्या करेंगे? तो सर जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाके चिपकेगा। अगर मुझे XCM में इंटरेस्ट है तो M1 को X में इंटरेस्ट होने की वजह से M1 को X1 वाले से चिपकाएंगे। हाँ, और M2 को X2 वाले से चिपकाएंगे। हाँ, तो कितना लॉजिकल फॉर्मूला है बे, कितना लॉजिकल फॉर्मूला है बता तो। हद है। अगर ये चीज किसी को समझ ना आया मतलब समझो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बहुत जोरदार है। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के सिर्फ वाईथ कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अगर y में होगा तो M1 को y1 के साथ चिपका देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो YCM अगर आप कैलकुलेट करना चाहते तो M1 y1 वेक्टर प्लस M2 y2 वेक्टर बटा M1 प्लस M2। बहुत लॉजिकल है सर, ये तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है। ये चम 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 चमक रहा है एकदम। बताइए। और सर अगर मेरा मन है कि हम पहले XCM निकाल ले, हाँ निकाल लिया। और मेरा मन है कि अब YCM निकाल ले, हाँ निकाल लिया। तो क्या हम XCM I कैप लिख दे और YCM J कैप लिख दे तो क्या हम इसको RCM कह सकते हैं? हाँ बेटा कह सकते हैं। तो सर हाई से हाउ वाला आई, अरे हाई से हाउ वाला आ जाएगा। हाँ, ये जो हाई आया है RCM का फॉर्मूला एग्जैक्टली हाई वाला से मैच करेगा। सर दिखने में तो अलग लग रहा है बे, वही है। अगर तू R1 में X1 y1 रख दे, R2 में X2 y2 रख दे तो यही तो दो पार्ट में चेंज हो जाएगा। फील करो इस बात को, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आ गया सर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बताइए ये समझ आया कि नहीं है? XCM I कैप YCM J कैप। तो भाई साहब यही कहना चाह रहे हो ना? अरे यही कहना चाह रहे हो ना
कि सेंटर ऑफ मास का x1 y कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये आरसीएम यहां से भी निकल सकता था। हाँ, यहां भी r1 में x1 y1 रखेंगे, r2 में x2 y2 रखेंगे, तो वही तो आएगा। समझ आए कि नहीं आया जल्दी बता, समझ आए कि नहीं आया जल्दी बता। सर आ गया। अब तुम्हें एक और जोरदार चीज बताता हूं, बताओ। मान लो मेरा मन कर रहा है, मान लो मेरा मन कर रहा है। सर क्या कर रहा है? कर रहा है मेरा मन, बता क्या करेगा? मेरा मन कर रहा है। क्या कर रहा है पहले ये तो बताओ। मेरा कर रहा है, मेरा मन कर रहा है क्या? ये जो फॉर्मूला है इसको डिफरेंशिएट करने। अब कर रहा है तो कर रहा है, सर काहे आलतू फालतू मन करता रहता है आपको? कितना बढ़िया तो चल रहा था, बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मजे आ रहे थे। अभी भी मजा आएगा बेटा, मेरे मन से चलो, मजा आएगा। करो सर, चलो करो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा बताओ? मेरा भी मन कर रहा है, चलो दोनों का मन कर रहा है, आओ करते हैं, फिर दोनों मिलके करते हैं। आरसीएम का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा? आरसीएम बताओ। पोजीशन का डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? तो पोजीशन किसका है? सेंटर ऑफ मास का। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, अब सर इस तरफ जाएंगे तो M1 का कर देंगे। M1 का कर दोगे तो फिर कांड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जब तक ना बोला गया है तब तक मास को हम कांस्टेंट मानेंगे। साहब मास को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो बेटा आपका मास कांस्टेंट है तो M1 रहेगा बाहर। R1 का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सॉरी, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। तो करो, R1 का डिफरेंशिएशन करो, तो R1 का डिफरेंशिएशन होगा V1 वेक्टर, एकदम वेक्टर फॉर्म में, और M2 R2 का डिफरेंशिएशन V2 वेक्टर बटा M1 प्लस M2 कांस्टेंट रहने दो। तो सर इसको देख के हमको फील आ रहा है, जब हमारा मन किया तो हमने कर दिया, और करने के बाद देख के हमको फील आया। अब क्या फील आया वो बताओ, क्या फील आया बताओ, क्या फील आया बताओ। इसको करने के बाद क्या फील आया बताओ, जो फील आया बताओ, खुल के बताओ, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी फील आया उसको खुल के बताओ, और फील आया तो एक बार और करो। एकदम ही चमका दादा, उद्देश्य भी यही था कि तुमको चमक जाए। फील क्या है ये बताओ, फील क्या है ये बताओ, फील क्या है ये बताओ। अरे यार तुमको फील ही नहीं आता कभी। सर कह रहे हैं और करो सर, फील आया तो और करो। बढ़िया है, चलो कर देते हैं, लेकिन फील क्या है वो बताना जरूर। सर फील आ रहा है और करेंगे तो करो, हमारा क्या जाता है, करो, आओ करो। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहली बार साहब डिफरेंशिएशन करने में फील आ रहा है, गजब। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फील आ रहा है, गजब, तो कर दो। चलो चलो करो, आओ। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन होता तो लिख दो, ACM इज इक्वल टू, ये बोलो क्या होगा सर? M1 होगा। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? किसका वेलोसिटी है? 1 का, तो 1 की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 1 का एक्सीलरेशन होगा, प्लस M2 A2 बटा M1 प्लस M2। ये आ गया सर, ये आ गया सर, एक्सीलरेशन आ गया, आ गया सर, आ गया। अब फील करके कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही ना। ऐसा थोड़ी ना कि करो और रिजल्ट भी ना आए, तो फिर क्या फायदा करने का। करेंगे, फील करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, और बिल्कुल रिजल्ट आया है। अब बताओ तुम्हें क्या फील आ रहा, अब बताओ तुम्हें क्या फील आ रहा, जल्दी बताओ क्या फील आ रहा है, जल्दी बताओ। कुछ आ भी रहा है कि बस किए जा रहे हो? अरे कुछ फील विल आ भी रहा है कि बस किए जा रहे हो? अगर फील आ रहा है तो जल्दी बता दो। भाई साहब कुछ फील ही नहीं आ रहा सर, मजा आ रहा है बस। फील कुछ नहीं आ रहा, मजा आ रहा है सर, ये भी बहुत जरूरी है। कभी कभी मजा आना चाहिए सर। फील कुछ नहीं आ रहा, मजा आ रहा है बस, आनंद आ रहा है, वाह। अरे वहां तो कमेंट कर ही रहे हो, मुझे मैसेज का है कर रहे हो, यू आर बेस्ट। चलो बताओ क्या फील आया भाई, क्या फील आया? मैं ही बता देता हूं क्या फील आया। फील कुछ ऐसा आया कि सर ये तो बड़ा ही डैश है। ऐसे तो बात ऐसा है कि तो सिंपल सा कर रहा है कि अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है
तो m1 v1 प्लस m2 v2 बटा m1 प्लस m2, यहां पे vcm आ जाएगा। अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो vcm v1 v2 रख दो। अगर तुम्हें पोजीशन चाहिए तो rcm r1 r2 रख दो। अगर तुम्हें एक्सीलरेशन चाहिए तो acm a1 a2 रख दो। तो भाई साहब पोजीशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का तो यहां पे r1 r2 रख दो। वेलोसिटी चाहिए सेंटर ऑफ मास का तो यहां पे v1 v2 रख दो। अगर तुम्हें एक्सीलरेशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का तो यहां पे acm बराबर a1 a2 रख दो। मतलब ये तो बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। मतलब झूठ मूठ का हवा बना रहे थे हम, ये तो बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। एक ही पेज में सब खत्म, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन खत्म, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी खत्म, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन खत्म, सब खत्म। अब तुम्हें कल को ऐसा समझ आए कि सर हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो इसमें इंटरेस्ट है, हमें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिर्फ एक्स में चाहिए, बताओ अब क्या करोगे? मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी एक्स में चाहिए। तो देखो तुम्हारा इंटरेस्ट है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होती है। अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे या क्वेश्चन के डिमांड के बेसिस पे आप फार्मूला यही यूज करेंगे, आप फार्मूला यही यूज करेंगे। और क्या करेंगे इसमें, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए तो आप लिखेंगे m1 v1 x, m2 v2 x, m1 प्लस m2। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देख इधर, देखो इधर, अगर तुम यहां पे इंटरेस्ट जैसा रखोगे हम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पे फ्लेवर चेंज कर देंगे। सर मतलब इस पैकेट में जो आ रहा है वो आएगा एक ही रिजल्ट। अब डिपेंड करता है कि उसमें फ्लेवर कैसा चाहिए। अगर तुम्हें फ्लेवर एक्स का चाहिए तो एक्स रख दो, फ्लेवर वाई का चाहिए तो यहां पे वाई वाई रख दो। अगर तुम्हें नेट चाहिए साहब, नेट चाहिए, हमें कोई स्पेशल केस से मतलब नहीं, हमें पूरा का पूरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो चुपके से यहां पे एक्स मिटा दो, चुपके से यहां पे एक्स मिटा दो। बताओ, चुपके से यहां पे एक्स मिटा दो, बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, बताओ रफ्तार में। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं। क्या करते हैं साहब, एक सवाल करते हैं। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिएगा दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 ये m2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। हमें एग्जैक्टली पता करना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे है, हमें एग्जैक्टली पता करना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे है। क्या पता करना है सर, सेंटर ऑफ मास कहां पे है। बताओ कैसे पता करोगे, बताओ कैसे पता करोगे। देखो ये m1 है, हाँ है, ये m2 है, हाँ है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। अगर किसी ने गलती से बोला ना सर बीच में होगा तो बहुत कूटूंगा, अरे इनका मास सेम थोड़ी ना है, m1 m2 अलग है। तो बताओ कहां पे होगा, r/2 पे। देख भाई साहब चमन की कमी थोड़ी नहीं, ले चमन टाइप सॉल्यूशन पहले ही कर देता हूं। चमन, चमन बोल रहा है r/2 पे, गधा है एकदम चमन, कहां होगा। तो सर ये होगा m1 r1 प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2। तो r1 क्या है सर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब बेटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां से देखनी है ये तो डिपेंड करेगा ना। हाँ तो आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते। सर कैसे नहीं निकाल सकते, आपको तो यही नहीं पता कि r1 का पोजीशन वेक्टर क्या है। ये तो सिंपल r1 यहां, m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, m1 यहां रखा है, m2 यहां रखा। तो कहना क्या चाहते हो समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अब सर कुछ गोल मोल बात कर रहे हो। बेटा आप जो फॉर्मूला बता रहे हो ना, m1 r1 प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2, फार्मूला सही है, लेकिन मुझे एक चीज का फील दिलाओ, r1 क्या है सर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर। कहां से सर, ओरिजिन से। ओरिजिन कहां है नहीं बताया, तो पहले बताओ, बताओ। अब सोचो तुमने फार्मूला लगा दिया, ठीक किया बेटा, बढ़िया लगाया, लेकिन एक बात बताओ मुझे, बिना ओरिजिन के फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है। यहां पे एक चीज हमें लिखना पड़ेगा, क्या, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को ही हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कोऑर्डिनेट, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने ओरिजिन कहां लिया है। सर समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, सिर्फ रटेगा या कंसेप्ट भी थोड़ा समझेगा। आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपको इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर कहां से लेना है। जैसे आपने ये फॉर्मूला लगाया, चलो आपने ये फॉर्मूला लगाया, देखो ये फॉर्मूला लगाया, तो आपने m1 का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन से लिया था ना, m2 का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन से लिया था ना, तो आपको r1 मतलब पोजीशन वेक्टर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का किसी ना किसी ओरिजिन से लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेना पड़ेगा। हाँ, वो कहां पे है तो नहीं दिया हुआ है सवाल में, तो आप मानो कहीं पे, जैसे यहां पे मान लो, हाँ सर यहां मान लेंगे। जब यहां 0,0 मान लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फटाफट बताओ। तो x में r लेंथ पे है ये, तो ये r, y में तो गया नहीं r,0। अब ठीक है, मतलब आप यहां पे निकालोगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। ये एक बात हुआ कि आप m1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखेंगे। कहां से देखेंगे? m1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखेंगे। तो इसको कह देंगे आप r1cm। r1cm क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप m1 से देख रहे हैं। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2। बताइए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1, अब उसका जहां पे भी आपने ओरिजिन लिया उससे डिस्टेंस बताइए। तो सर ये तो ओरिजिन पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 0, प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट बताइए सर वो m2 है, वो यहां से कितने डिस्टेंस पे? r पे, तो r हो जाएगा बटा m1 प्लस m2। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस एज्यूम करके ही तो आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ना। तो फर्स्ट मास से सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो होगी m2r बटा m1 प्लस m2, ये आएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? बताइए ये फील आया कि नहीं आया? पहले फील आया कि नहीं आया? m2 प्रोडक्ट r बटा m1 प्लस m2, फील आया कि नहीं आया? थम्स अप करके बताइए प्लीज, प्लीज थम्स अप करके बताइए क्या फील आया कि नहीं आया। क्योंकि ये बात समझना जरूरी है कि आपने रेफरेंस कहां लिया। तो रेफरेंस हमने यहां लिया है, तो सुनिएगा मैं क्या लिखा हुआ है यहां पे स्टेटमेंट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहां एज्यूम किया है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ ना, मैं जवाब दीजिए प्लीज, स्पीड नहीं है चैट का, जब जब जोरदार तरीके से जवाब दो। यस, चलो अब मान ले कि तू कह रहा कि नहीं सर हमें यहां से निकाल के दिखाओ ना, तो यहां से निकाल ले। अगर बेटा यहां पे 0,0 एज्यूम करोगे, यहां पे 0,0, तो ये पीछे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कुछ इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -r,0। हाँ बोल सकते हो ना, पीछे इसलिए -r,0। अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ मास निकालू, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, मेरी मर्जी, मैं m2 से निकालना चाहता हूं, m2 से निकालना चाहता हूं, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा सर? अब इसका पोजीशन अलग आएगा, पोजीशन वेक्टर थोड़ी अलग होगी। कैसे? तो देखो यहां से आएगा r2cm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। हालांकि अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन एक दो सवाल के बाद मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यार एक ही मजदूरी कितनी बार करेगा, एक ही मजदूरी कितनी बार करेगा। तो बता m1, तो ये हो जाएगा m1 माइनस r प्लस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, हटा, बटा m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये है दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, मतलब सॉरी दूसरे ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। फील आया? अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं पे यहां निकल के आया, तो यहां से इसकी पोजीशन वेक्टर देखिए क्या आया है, r2cm। ये है आया है यहां से, और m2 से देखेंगे तो m2 से ये आया r2cm, यहां से ये आया। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम आया कि डिफरेंट आया? ये बताइए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम है कि डिफरेंट है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम है कि डिफरेंट है? बस इतना बताइए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम है कि डिफरेंट है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम है या डिफरेंट है? सोच समझ के जवाब देना, नहीं तो बहुत मारूंगा। पोजीशन पूछ रहा मैं, यही से लात मारूंगा, उड़ के चला जाएगा युगांडा। सोच समझ के जवाब देना, पोजीशन सेम है कि अलग है? पोजीशन सेम है कि अलग है? सोच समझ के जवाब देना।
कि सेम कहने वाले कहां से आए हैं भाई साहब, कहां से आए हैं? ये क्या है? ये पोजीशन। 2 बार लिख रहा हूं। इतना बड़ा मजदूरी करवा देते हो ना तुम, इतने मंदबुद्धि हो यार, कैसे तुम फिजिक्स पढ़ोगे? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। M1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही है, M2R बटा M1 प्लस M2। यहां से ये क्या है सर? ये है पोजीशन। ले यहां लिखा हुआ है, उसी को मैं बार बार, पोजीशन इसका सेंटर ऑफ मास का, कहां से? M2 से। ये आया है। दोनों सेम दिख रहा तुम्हें? सेम दिख रहा तुम्हें? दोनों सेम दिख रहा है? दोनों डिफरेंट है सर। क्या? M1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, यहां से ये लेंथ अलग है, इसका आंसर ये आया है, और M2 से ये अलग है। लेकिन सर समझ गए, आपने डांट दिया, हम डर के मारे बोल रहे हैं कि डिफरेंट है, लेकिन सर सेंटर ऑफ मास तो एक ही जगह पे। अरे भाई सेंटर ऑफ मास तो जहां है वहीं पे रहेगा। मान ले एक छोटा सा एग्जांपल समझ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कांसेप्ट क्या होता है, जो तुम्हें मैंने काइनेमेटिक्स में समझाया था। मान ले यहां पे है पिंकी, ये पिंकी है। रामलाल यहां से बैठ के पिंकी को देख रहा, रामलाल यहां से बैठ के पिंकी को देख रहा, ठीक है। और कल्लू यहां से बैठ के देख रहा, कल्लू यहां से बैठ के देख रहा, और पिंकी बाबू जलेला के साथ है। अब एक बात बताओ, पिंकी तो है एक ही ना? हाँ ये रही। अब मैं इससे पोजीशन पूछूं कि रामलाल के रिस्पेक्ट में पिंकी का पोजीशन क्या है, तो ये बोलेगा ये है पोजीशन ऑफ पिंकी। पिंकी का ही पोजीशन है, ये रही पिंकी, लेकिन रामलाल के रिस्पेक्ट में ये है। कल्लू के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर? ये होगा। तो पिंकी वही है, पिंकी की पोजीशन है, लेकिन ये कल्लू के रिस्पेक्ट में। और बाबू जलेला के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो इसके साथ तो ये घूम ही रही है, इससे इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। तो मुझे ये बताओ कि पिंकी 1 है कि 4 है? पिंकी तो वही है ना साहब? हाँ वही है, लेकिन पोजीशन वेक्टर अगर देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में तो इधर है, ये बोलेगा इधर है पिंकी, इतनी डिस्टेंस पे है। ये बोलेगा कि पिंकी इधर है, इतनी डिस्टेंस पे है। और बाबू जलेला बोलेगा पिंकी कहीं नहीं, पिंकी तो मेरे साथ है। मैं क्या बोलूंगा? मान ले मैं यहां से देख रहा, अच्छा, तो मैं बोलूंगा पिंकी ये रही। मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर देख अंदर है, मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर देख अंदर है, मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर देख अंदर है। तो यहां से देखेगा ये रहा पोजीशन वेक्टर, यहां से देखेगा ये रहा पोजीशन वेक्टर, यहां से पोजीशन वेक्टर बता, तो ये तो 0 बोलेगा। ये तो इसके साथ चिपका पड़ा है, और चिपका देता हूं, ले, और चिपका देता हूं, और चिपका देता हूं इसको, ले। अब बोल, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बोल क्या होगी सर? 0 होगी। तो भाई साहब पिंकी एक है कि अलग अलग है? पिंकी एक है कि अलग अलग है? पिंकी तो एक ही है, लेकिन सबके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी? अलग अलग आएगा। गजब चोमू टाइप बात करते हो यार तुम, गजब चोमू टाइप बात करते हो सर। सेंटर ऑफ मास तो सेम है, सेंटर ऑफ मास का होना रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास does not depends upon reference, does not depends upon reference। मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा, मैं उसके सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं, उसके प्रेजेंस की बात कर रहा हूं, क्यों कहां है ना। मैं सिर्फ सिग्निफिकेंस बता रहा हूं कि मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है। तो तुम कहीं से देखोगे मेरे नाभि पे है, ऊपर से देखो मेरे नाभि पे है, इधर से देखो मेरे नाभि पे है, तो सेंटर ऑफ मास है तो वहीं पे। लेकिन जब मैं पोजीशन की बात करूंगा तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। सुनना ध्यान से, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। सेंटर ऑफ मास यहां पे तो है, लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालूंगा तो पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। सुनो और जोरदार तरीके से बताओ, क्या तुम्हें समझ आया
कि पोजीशन की बात की जाए तो सबके रिस्पेक्ट में पोजीशन अलग अलग आएगी, स्पेशली पोजीशन सेंटर ऑफ मास का फ्रेम पे डिपेंड करेगा। बोल, पोजीशन डिपेंड करेगा, लेकिन इट्स सिर्फ सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा। तू यहां से देख यही है, तू यहां से देख यही है, तू जन्नत से देख यही है, तू युगांडा से देख यही है, तू अपने घर में बैठ के देख यही है। तो तुम्हें समझ आए कि नहीं? ऐसा मैं जैसे ही पोजीशन बोलूंगा ना, तो पोजीशन डिपेंड्स, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स, बट सेंटर ऑफ मास का होना किसी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आया? जब मैं पोजीशन लगाऊंगा तो डिपेंड करेगा। अगर मैं पोजीशन की बात ना करूं, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो मेरे नाभि में है। तू कहीं से बैठ के देख, मेरे नाभि में है। बता इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहां है? बीच में है। तू कहीं से बैठ के देख, बीच में है। तो सेंटर ऑफ मास कहां है? बीच में है। कहीं पे बैठ के देख, बीच में रहेगा। तो इसका होना फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, इसका पोजीशन फ्रेम पे डिपेंड करता है। हाँ है ना? पोजीशन फ्रेम पे डिपेंड करता है। भाई साहब नहीं कैसे आएगा यार? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडेड इक्वेशन 1/2। दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, मेरी मर्जी है, मेरा मन कर रहा है। तो ये होगा R1cm बटा R2cm। जब डिवाइड करोगे, क्या करोगे? डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा। जब डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा बोलो? ऊपर M2R। और मान लो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा M1R। निगेटिव मैंने हटा दिया क्योंकि निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। मैं एक सेकंड के लिए डायरेक्शन इग्नोर करता हूं, ये तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन इग्नोर करता हूं, तो ये आ जाएगा। तो सर ये R से R भी कटेगा? हाँ R से R भी कटेगा। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा? तो आएगा सर M1 R1cm बराबर M2 R2cm। ये आएगा M1 R1cm M2 R2cm। यहां पे क्या आएगा बताओ? M1 R1cm, ये होगा M2 R2cm। व्हाट इज R1cm? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है, ये है डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। R2cm क्या है? डिस्टेंस ऑफ M2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सोच के बताना, जल्दीबाजी भी मत बताना। क्या मैंने ये सही लिखा है? थोड़ा झोल है। अब वो झोल तुम पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते, देखते हैं। अभी जस्ट पहले ये वाला जो चीज था, ये क्या था? सोचना अच्छे से। R1 को क्या लिखा था हमने? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। ये है पोजीशन सेंटर ऑफ मास का M1 से। और अभी इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? डायरेक्शन इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ डिस्टेंस ले रहा हूं, इसलिए डिस्टेंस आ गया। पोजीशन और डिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना। डायरेक्शन के साथ लिखता तो पोजीशन लिख देना। सुनना, डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्या मैंने उल्टा कर दिया? क्या मैंने उल्टा लिख दिया? ओमकार सिंह, क्या मैंने उल्टा लिख दिया? देखो ये क्या है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन M1 से। ये क्या लिख रहा? डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्या मैंने गलत लिख दिया? दिस इज रॉन्ग। क्या उल्टा लिख दिया? दिस इज रॉन्ग। भाई साहब मैं तुम्हें बहुत सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सच बता रहा हूं। क्या क्या सर? बहुत ज्यादा सच बताओ। बहुत, एक तो होता है सच और एक होता है बहुत बड़ा सच। बहुत बड़ा सच बता रहा हूं। बहुत बड़े राम लालू, तुम्हें फिजिक्स पढ़ा देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर कैसे? तूने तो वही बात कर दी कि सर पटना से दिल्ली की डिस्टेंस अगर 500 किलोमीटर है तो है, लेकिन दिल्ली से पटना क्या होगा वो नहीं पता। अरे लाला, पटना से जो दिल्ली की डिस्टेंस होगी, दिल्ली से पटना की डिस्टेंस तो वही होगी ना। गजब, सैल्यूट है तुम्हारे बुद्धि को। देखता होगा भगवान जब तुम्हें ऊपर से, तो सोचता होगा मैंने धरती बनाया, मैंने जमीन बनाया, मैंने आसमान बनाया। नहीं, गलत हो गया। देखता होगा जब भगवान तुम्हें ऊपर से, तो वो भी सोचता होगा
मैंने इंसान बनाया, हमने जानवर बनाया, पेड़ पौधे बनाए, लेकिन ये क्या बनाया? बात तो वही है रे। ये है डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। देख यहां पे फोटो बनाता हूं, ये m1, ये m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी r, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो ये हमने निकाला था r1cm, मतलब फर्स्ट मास से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, और ये हमने निकाला था r2cm, 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 सेकेंड मास से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। अब मैं कह दूं सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस ये है और सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस ये, तो गलत हो गया भाई साहब, बहुत बड़े चोमो, बहुत बड़े। सर आपने कंफ्यूज कर दिया था भैया, मैं तुम्हें क्या कंफ्यूज करूंगा, भगवान कंफ्यूज है इस बात से कि मैंने क्या बनाया, मैं क्या कंफ्यूज करूंगा, भगवान खुद ही कंफ्यूज है कि मैंने ये क्या बना दिया। चल देख इधर। तो सर इससे एक बात समझ में आ रहा, क्या कि सर सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस m1 और r1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास और सेकेंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर है। हां, मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर है। इसी मास इंटू डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, center of mass is a point about which moment of mass of all of moment of mass is equal। मतलब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो मोमेंट ऑफ मास को दो बराबर हिस्से में बांटता है, दो बराबर हिस्से में बांटता है। जैसे मैं ये बोलूं कि क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों तरफ सेम मास है, नहीं सेम मास तो नहीं है, इधर मास m1 है, इधर मास m2 है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों तरफ मास तो अलग अलग है, इस तरफ मास m1 है, इस तरफ मास m2 है, अलग अलग मास है सर। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मास सेम है, जैसे मास और उसकी डिस्टेंस, मास और उसकी डिस्टेंस, हां सर ये सेम है, तो मैं कह सकता हूं m इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। कहां से? सेंटर ऑफ मास से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंटू ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो मैं ये कह सकता हूं मास आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हां, तो अगर मैं आर और या मास और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं या आर और मास के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा सर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। यही चीज तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा था, थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो वहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता जाएगा सेंटर ऑफ मास उसके पास आएगा। जैसे देखिए अगर m1 बहुत भारी है, m1 बहुत ज्यादा है, तो m1 ज्यादा तो ये r कम होगा, m2 कम तो ये r ज्यादा होगा, तो मास बहुत ज्यादा तो वहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम। भाई साहब बताओ फील आया कि नहीं आया मोमेंट ऑफ मास का? एम्स 2017 में एक सवाल पूछा, क्या पूछा बेटा? एम्स 2017 में एक सवाल पूछा। अब हम करेंगे सवाल एकदम जोरदार। ये एम्स 2017 का, एम्स 2017 का सवाल है। सवाल कुछ ऐसा था, एक लिया क्रिकेट बैट, एक लिया क्रिकेट बैट, ठीक है बढ़िया, एमआरएफ का बैट लिया और उस क्रिकेट बैट का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहां पे था। उसी सेंटर ऑफ मास से क्रिकेट बैट को तोड़ दिया, दो हिस्से में तोड़ दिया। इस हिस्से का मास मान लीजिए m1 हो गया और इस हिस्से का मास हो गया m2। सेंटर ऑफ मास से ही ब्रेक किया है। कहां से तोड़ दिया? सेंटर ऑफ मास से दो हिस्से में टूट दिया। अ क्रिकेट बैट इज कट एट द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास एज शोन, देन टू पीसेस विल हैव सेम मास, द बॉटम पीस विल हैव लार्ज मास। बॉटम मतलब ये बॉटम पीस है, अरे क्रिकेट बैट को ऐसे ही पकड़ेगा ना, वो बॉटम पीस है। हैंडल पीस देखो, एक बॉटम पीस होगा, एक हैंडल पीस होगा, विल हैव लार्ज मास, मास ऑफ द हैंडल पीस इज डबल द मास ऑफ द बॉटम पीस। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अब ज्यादातर बच्चों का जवाब है
बी, ए, सी। बहुत बढ़िया, सारे जवाब बोल दे ना तू। एक बार ए बोल दे, फिर बी बोल दे, फिर सी बोल दे, फिर डी बोल दे, सब बता। सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो, थोड़ी देर में दो, लेकिन सही दो। ए, जिन्होंने भी ए दिया है ना, मैं मतलब दंडवत होके प्रणाम करना चाहता हूं तुम्हें। भाई तुम्हारा लेवल है, तुम्हारा लेवल है भाई। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे ए, लेवल है तुम्हारा, मजाक नहीं हो तुम वही हो जिसको बनाने के बाद भगवान अभी तक कंफ्यूज है। तुम वही हो जिसको बनाने के बाद भगवान अभी तक कंफ्यूज है कि मैंने क्या बनाया। जब देखता होगा भगवान ऊपर से तो सोचता होगा कि मैंने ये क्या बनाया। मैंने धरती बनाया, आसमान बनाया, मैंने इंसान बनाया, मैंने जंगल बनाया, मैंने पानी हवा बनाया, लेकिन ये क्या बनाया। सुनो अब ध्यान से। मान लो इस वाले हिस्से का मास है m1 और इधर वाले हिस्से का मास है m2, मैंने एज्यूम कर लिया। तो सेंटर ऑफ मास क्या करता है, मासेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ मोमेंट ऑफ मास सेम होता है। इसका डिस्टेंस बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मास कम होगा। ये हैंडल पीस का मास कम होगा, बॉटम पीस का मास ज्यादा होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। बॉटम पीस विल हैव लार्ज मास। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस देखो थोड़ी कम है, और सेंटर ऑफ मास से हैंडल देखो छोटा होता है, तो यहां से यहां तक ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्टेंस ज्यादा तो मास कम। एम आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। एम आर कांस्टेंट है, देखो एम आर क्या है, कांस्टेंट है। अब एक पे छोड़ के बच्चे बी पे आ गए। किस लॉजिक से बी आंसर दे रहा हूं? हैंडल पीस है लार्ज मास, क्योंकि सर हैंडल में, सर देखो एक हैंडल भी लगा है, सर ये भी लगा है। अब अगर बैट से यहां से तोड़ोगे तो देखो सर, हैंडल का मास और इसका मास मिला के इसका मास ज्यादा हो जाएगा और इसका मास कम हो जाएगा। बहुत बड़े रामलाल हो तुम, बहुत बड़े रामलाल हो। सी, डॉक्टर मनीष का जवाब है सी। हाँ हाँ, टाइम लगेगा अभी तो। जाना है क्या? आधा घंटा लगेगा अभी। डी कौन जवाब दे रहा है? मास ऑफ द हैंडल पीस डबल। क्यों भाई? बी इज योर करेक्ट आंसर। द बॉटम पीस विल हैव लार्ज मास। बॉटम पीस विल हैव लार्ज मास। भाई देख इधर देख, ये एक सिस्टम है। क्या सिस्टम में? ये क्रिकेट बैट है। क्रिकेट बैट का ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है। इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहां पे, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सिस्टम को दो इक्वल मोमेंट ऑफ मास में बांटता है। इधर का मोमेंट ऑफ मास मतलब इसके एम आर का प्रोडक्ट m1r1, इस तरफ मोमेंट ऑफ मास m2r2 बराबर। अब आप साफ साफ देख रहे हैं यहां से मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से लेके यहां तक है। सर यहां पे मासेस बहुत दूर तक गया है, हाँ मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दूर तक है। R1 बहुत ज्यादा है तो मास कम होगा, हैंडल पीस का मास कम होगा। तो हैंडल पीस का मास कम होगा तो बॉटम पीस हैव लार्ज मास। बी इज योर करेक्ट आंसर। बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। बताओ, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, सुनिएगा ध्यान से। सिस्टम सेंटर ऑफ मास, आई एम सॉरी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू, center of mass of a system of two particle divides the distance between them. Divide the distance between them. Divide the distance between them. बताओ क्या आंसर सही होगा? इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, यस। m इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो आप लिखते हैं m1r1 बराबर m2r2। तो डिस्टेंस देखेंगे तो r1 बाई r2 इज इक्वल टू होगा m2 बाई m1, मतलब इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में डिवाइडेड है। ठीक है साहब, नेक्स्ट देखिए। फोर पार्टिकल ऑफ मास m, 2m, 3m, 4m are placed at the corner of a square of side A as shown in figure. Find the coordinate of center of mass. Find coordinate of center of mass। कहां से भाई, कहां से? ये लिखा जीरो, यहां लिखा तो एक और जीरो लगा देता है, आसान कर देता है हमारे ऊपर, 0,0।
बाय डिफॉल्ट जब कुछ ना लिखा हो तो आप याद रखिएगा कहीं ना कहीं यहां पे होता है सेंटर मास, कहीं ना कहीं यहां पे होता है सेंटर मास। समझ में आया कि नहीं है? चलो बताओ। Four particle of mass m, 2m, 3m, 4m are placed at the corner of a square of side A as shown in figure. Find coordinate of center of mass. तो 0,0 यहां एज्यूम करेंगे बेटा। स्क्वायर का साइड लेंथ a है तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x में a डिस्टेंस गया, y में 0, तो a, 0। इसका क्या होगा? तो सर ऊपर y में गया है, x में तो 0 है तो ये होगा 0, a। और इसका हो जाएगा आगे a ऊपर a, तो ये हो जाएगा a, a। कोऑर्डिनेट लिखना आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा। अब बेटा एक बात बताइए, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप x में RCM अलग निकालेंगे, y में अलग निकालेंगे कि एक ही साथ लगाएंगे? चलो सर एक ही साथ लगाते हैं। जब आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो आई कैप जे कैप का आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। सर इसमें तो 2 ही मास आता था, आपने 4 मास कैसे लिख लिया? अरे भाई जितने होंगे ना उसका M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 लिखते जाना और नीचे कर देना M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, कंटिन्यूअस के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। ये डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए है, कंटिन्यूअस के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो बताओ M1। M1 बताओ क्या है? M पोजीशन कोऑर्डिनेट है 0। ये बताओ कितना है? 2m और a आई कैप प्लस इसका वाइथ कोऑर्डिनेट 0 है तो ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या होगा सर? 4m a जे कैप प्लस ये हो जाएगा आपका 3m a, तो ये हो जाएगा आपका 3m a आई कैप प्लस a जे कैप। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना था थोड़ा सा। आप अच्छे से देख लीजिए, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब क्या घनी मजदूरी कराई है, क्या घनी मजदूरी कराई है। एकदम ही बकवास सवाल है, फालतू में मजदूरी करना है, कोई बुद्धि वाली बात नहीं है। ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 2m a आई कैप में और एक आई कैप में ये आएगा 3m a आई कैप। तो 2m और 3m हो जाएगा 5m a, 5m a आई कैप प्लस 4m a और ये हो जाएगा आपका 3, तो 4 3 7, 7m a जे कैप बटा 3 3 6 और 4 10, 10 m से m कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 आई कैप, 1/2 आई कैप प्लस 7/10 जे कैप। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तुम्हारा आंसर आया सही आएगा, a/2 एंड a/2 जे कैप है। ये कौन है? अनंत त्रिपाठी। अरे भाई त्रिपाठी जी, काहे भाई काहे? क्यों? 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 क्यों इतने बेवकूफ हो तुम? क्यों इतने बेवकूफ हो? 0.5 आई कैप, 0.7 जे कैप, ये सही है। सर हाउ टू टेक कोऑर्डिनेट, बेटा तुम 9th क्लास में एक बार एडमिशन ले लो, हाउ टू टेक कोऑर्डिनेट। 9th क्लास में कोऑर्डिनेट लिखना सिखाते हैं, गजब बेवकूफ हो। यहां पे हमें ओरिजिन गिवन होगा, नहीं होगा तो तुम कहीं ना कहीं कॉर्नर पे ओरिजिन मान लो, उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकाल लेना, है ना। वो गिवन होगा, कहां से निकालना सेंटर ऑफ मास वो गिवन होगा, तो 0,0 यहां पे ओरिजिन मान लो। यहां से साइड लेंथ स्क्वायर का ए गिवन है तो यहां से ए लेंथ आगे जाओगे तो ये होगा a,0। ये 0 क्यों? क्योंकि y में तो ऊपर गया ही नहीं, ये सिर्फ y में ऊपर a गया है तो x का कोऑर्डिनेट होगा 0 और y का होगा a। फिर इसका देखोगे, इसका होगा a,a। 8th क्लास में सीखते हैं कैसे कैसे लोग इकट्ठा हो गए यार। अगले साल से ना एक इंट्रेंस होगा, एक इंट्रेंस होगा, और मैं तो इंट्रेंस लूंगा तभी पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं सबको नहीं पढ़ाऊंगा, सबको नहीं पढ़ाऊंगा। एक इंट्रेंस होगा, उस इंट्रेंस को जो क्वालिफाई करेंगे प्रॉपर रिजल्ट देखूंगा मैं और तभी पढ़ाऊंगा। भाई साहब किसी को डॉक्टर थोड़ी ना बना सकता हूं, किसी को डॉक्टर थोड़ी ना बना सकता हूं। तुम्हारे जैसे बुद्धि वाले अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे पेशेंट का?
क्या गलती कर दिया मैंने? सही तो है। चलो नेक्स्ट देखो। ए कहां गया? अच्छा, ए कहां गया? मास से मास कैंसिल हुआ ना। आई दादा, ए कहां गया? ले, ले लिख ले ए। आगे देखो। टू बॉडी ऑफ मास 1 kg 2 kg आर लाइंग एट एक्स वाई प्लेन एट इतना। तो ये जो तुम्हारी बॉडी है, पहली 1 kg वाली यहां पे है और 2 kg वाली यहां पे, रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो आरसीएम जब यहां पे आप लिखेंगे तो पहली वाली बॉडी का मास है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। यही तो है। पहले ऑब्जेक्ट का मास 1 kg और उसका कोऑर्डिनेट ये है, प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg और उसका कोऑर्डिनेट ये है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो दोनों का मास हो जाएगा 1 प्लस 2 3। ये लिखेंगे आप। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। हाँ, ऐसे खुरपी से ऑपरेशन करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg 2 kg 3 kg लोकेटेड एट द पोजीशन वेक्टर दिस वन एंड दिस वन। बेटा आरसीएम का बहुत इजी सा फॉर्मूला होगा। पहले ऑब्जेक्ट की मास है 1 kg, पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर ये रहा, तो आप लिखेंगे 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 2 और उसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तीसरे ऑब्जेक्ट का मास है आपका 3 kg एंड इसका पोजीशन वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, डिवाइडेड बाई मास लिख लेंगे आप 1 प्लस 2 प्लस 3 6। और ये बहुत इजी है, सिंपल सा मजदूरी है, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, देखो एबीसी मतलब जहां पे ए है ना उसका कोऑर्डिनेट दे दिया इसने 1,2, जहां पे बी है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा 4,6 और जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया -3, -2। सर ये ऊपर में माइनस कैसे आ जाएगा? बेटा ये सी कहीं नीचे रहा होगा, बस हमें कोऑर्डिनेट से मतलब है। ए का कोऑर्डिनेट लिखा है 1 2, ये 4 6 और -3, -2। 3 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 2 एंड m kg, तो 1 ये रहा 1 kg, बी पे 2 kg रखा होगा, बी पे क्या रखा होगा 2 kg रखा होगा और सी पे m रख दिया, सी पे क्या रख दिया m रख दिया, है ना, सी पे क्या रख दिया m रख दिया। आर प्लेस्ड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, कॉर्नर है ट्रायंगल का। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर 3/5, 2 3/5, 2 कैलकुलेट द मास m। तो m मास की वैल्यू बताओ। थोड़ा सा बहुत छोटू सा लॉजिकल सवाल है। इसमें आरसीएम का फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हम यूज नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करोगे? थोड़ा सा लॉजिकल सोचना। मुझे कंप्लीट सेंटर ऑफ मास का प्लेन देखने में इंटरेस्ट है। प्लेन में हम लिखेंगे तो आई कैप जे कैप के हिसाब से लिखना पड़ेगा, मुझे एम ही तो पता करना है। हां, तो क्यों ना हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ही सोचे। क्या सेंटर ऑफ मास के एक्स पोजीशन के बारे में सोच के सवाल सॉल्व हो जाएगा क्या? हां बिल्कुल हो जाएगा, 200% हो जाएगा। कैसे? देखो देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास बोलो सर 1 kg और इसका पोजीशन वेक्टर बोलो सिर्फ एक्स में 1। चलो, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास बोलो सर 2 kg, इसका पोजीशन वेक्टर बोलो सिर्फ एक्स में 4। आई कैप लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ एक्स एक्स में बात कर रहे हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट बोल सर एम, इसका पोजीशन वेक्टर बोल -3, डिवाइडेड बाई टोटल मास बोलो तो 1 2 3 प्लस एम, 3 प्लस एम, और एक्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3/5, तो इसको रख दो यहां पे 3/5। तो ये आ गया तेरा 3/5 इज इक्वल टू, साहब ये होगा 1 और ये होगा तुम्हारा 6, तो ये हो गया 7 माइनस 3m डिवाइडेड बाई 3 प्लस m। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बताओ ये क्या होगा 9 प्लस 3m इज इक्वल टू 35 माइनस 15m, माइनस 15m। 15m को इधर ले आओ तो 18m इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 24, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 4/3, 4/3 kg, 4/3 kg है 5/2। अरे रे रे, ये 8 प्लस 1 9 होगा, ये सॉरी 9 होगा ये।
तो ये होगा 45, ये होगा 45, तो 45, तो ये हो गया तुम्हारा 34, 45 में से 9 जाएगा तो ये होगा 34, 34/18 आ रहा है क्या? थर्टी सिक्स आएगा, सॉरी, 45 में से 9 जाएगा तो 36 आएगा ना, 36/18, गजब कर रहा हूं मैं आज। तो 6 से कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा, अरे सीधा 2 kg हो जाएगा ना यार, बहुत इजी है। 2 kg आंसर है क्या? यस, प्रिंटिंग मिस्टेक, 2 kg इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, 2 kg इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें कोई खास कंसेप्ट है नहीं, आपको बहुत पेशेंटली सवाल को सॉल्व करना है, बहुत पेशेंटली सवाल को सॉल्व करना है। 36 होगा, बिल्कुल सही है। तो 36/18 इज इक्वल टू 2 kg, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम एज सोन इन अ फिगर। 3 पार्टिकल सिस्टम एज सोन इन फिगर। 3 kg बेटा यहां पे देखिए ध्यान से, 3 kg कहां पे है, देखिए ध्यान से, यहां पे 3 kg 0,0 पे है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 1 2 3 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 1 2 ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पे आपका एक बॉडी है 8 kg का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1, वाई कोऑर्डिनेट होगा 2। देखिए ध्यान से, यहां पे एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा 1। देखिए अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो डायरेक्टली आप आरसीएम निकालेंगे। मैं लिख देता हूं, आरसीएम निकालेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 3 × 0 प्लस ये आपका 8 एक्स है आपका 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है आपका 4, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट है आपका 1 जे कैप, 1 जे कैप डिवाइडेड बाई 8 और 3, ये तो 0 पे रखा है, तो 8 और 4, तो 8 + 4 लिख देंगे। ये मैंने गलत किया, पहले बता देता हूं गलत किया। आपको बताने इसमें गलती क्या किया मैंने, ये तो 0,0 पे ही है ना साहब, ये तो आपका 0,0 पे ही है ना। ये तो 0,0 पे है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मास जब आप लिखेंगे 3 तो इसका पोजीशन वेक्टर 0,0, तो ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन नीचे तो सिंपल m1 + m2 + m3 करते हैं ना, तो नीचे 3 ऐड करना पड़ेगा। ये कॉमन मिस्टेक बच्चे कभी कभी कर देते हैं, इसलिए मैंने एक बार करके दिखाया है। मास ऐड डाउन, बिल्कुल मास यहां पे सारे ऐड करने पड़ेंगे। यहां पे जो मास लिखते हैं उसके पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे हमें सारा मास ऐड करना ही पड़ेगा, नीचे वाले मास हमें सारा ऐड करना ही पड़ेगा, नीचे वाले मास मुझे ऐड करने ही पड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो एक जोरदार सवाल हम करते हैं सॉल्व। ये ट्रायंगुलर मास सिस्टम का है, ये तो तुम कर लोगे सॉल्व, बहुत इजी है, बहुत आसान सा होमवर्क है। लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था वो मैं कल करा दूंगा। ये आईआईटी 2006 का सवाल है, आईआईटी 2006 का सवाल है। सेंटर ऑफ मास का सवाल एक 19 में पूछा था, सॉरी 2020 में भी पूछा था, 21 में पूछा था नीट में, वो हम कल कराएंगे आपको। ये आईआईटी 2006 का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। देखिए, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। ओरिजिन यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, 0,0 ये ओरिजिन है, इसी के रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। ठीक है, तो सर ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो इसका डेंसिटी दिया हुआ है σ1, इसका डेंसिटी दिया हुआ है σ2। अच्छा, डेंसिटी का कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझाया नहीं, डेंसिटी का कंसेप्ट आपको मैंने अभी समझाया नहीं है। तो चलिए ये सारे सवाल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक सवाल यहां पे रह रहा है, वो कर लेते हैं पहले हम लोग। पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक सवाल रह रहा है, ये कर लेते हैं, ये सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। डेंसिटी का कंसेप्ट पहले आपको समझाऊंगा, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, एरियल मास डेंसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम ये सवाल कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए पहले ये देख लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg मास इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। फ्रॉम 4 kg मास इन अ फॉलोइंग अरेंजमेंट। यहां पे आपसे पूछा है, यहां से आपसे पूछा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है सवाल। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg मास इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। यहां पे 6 kg का एक मास रखा है, यहां पे 2 kg का एक मास रखा है, यहां पे 4 kg का एक मास रखा है, यहां पे 3 kg का एक मास रखा है।
ये सारे मासेस अलग अलग है। और आपसे बोला है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 4 kg से निकालनी है। तो जहां से आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी होगी वहीं पे आप ओरिजिन एज्यूम करेंगे। ठीक है सर, वहां पे हमने ओरिजिन एज्यूम कर लिया। यहां से इसका पोजीशन वेक्टर जब आप लोगे बेटा, पोजीशन वेक्टर लोगे, तो ये लेंथ 8 मीटर है, तो इसको लिख सकते हो आप 8,0। इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे आप -12,0, है ना, पीछे है तो इसलिए निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिन यहां लिया है। और इसका हो जाएगा 10 + 12 20, तो -22 -22,0। जब आप x सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये लीनियर सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास तो कहीं ना कहीं x में ही होगा, तो x ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, तो ये मान लो 4 kg है, 4 × 0 क्योंकि यही पे ओरिजिन है, प्लस इसका लिखेंगे आप 3 × 8, और ये हो जाएगा आपका -12 × 2 × 12। यहां पे माइनस की वजह से निगेटिव आ गया, यहां पे भी माइनस है तो निगेटिव आएगा। -22 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 2 + 4 + 3, ये लिखेंगे आप। यह आ जाएगा आपका एक्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, चलो, तो इसका आप सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाल लेंगे, यहां पे आप सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल ये कर लेते हैं। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन अ फिगर। द 3 रॉड आर आइडेंटिकल इन मास एंड लेंथ। ये तीनों ही रॉड के मास और लेंथ सेम है, तो इनका सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास बताना पे है कहां पे होगा। ये है आपका ओरिजिन, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 0,0। देखा है, देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एंड वाई एक्सिस जहां पे कट करता है वहीं पे होगा ओरिजिन, ये 0,0। सर ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं, तो देखो ये रॉड है, रॉड है, रॉड को एक पॉइंट की तरह एज्यूम कर सकते हैं एग्जैक्टली उसके सेंटर ऑफ मास पे, तो यहां पे एक एम मास एज्यूम कर सकते हैं जिसका यहां से लेंथ होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा L/2 पे, तो आप इसको लिख सकते हैं L/2, 0। अब बेटा ये रॉड यहां रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, तो यहां पे आप एम मास एज्यूम कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास पे, जो कि यहां से L/2 ऊपर है, एक्स में तो गया नहीं, तो 0,L/2 हो जाए। सर ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, बताओ इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो कितना आगे है L/2 आगे, ऊपर कितना चला गया, तो देखो ओरिजिन से ऊपर कितने लेंथ पे, L लेंथ पे, आगे कितना L/2, तो इसको लिखोगे आप L/2, L, ये मास यहां पे आ गया M। चाहो तो इसका नया डायग्राम बना लो, है ना, इस पूरे रॉड का मास आप यहां पे एज्यूम कर सकते हो M, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L,2, 0, L/2, 0। यहां पे एक मास है आपका M, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, L/2, ये मास है आपका M, यहां मास है आपका M। एक मास है आपका यहां पे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/2, L। तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए साहब, 3 ऑब्जेक्ट, कितने होंगे, 3 ऑब्जेक्ट हो गए, 3। अब इसका आप R सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, M(R1) + M(R2) + M, क्योंकि मास सबका सेम है, बटा M1 + M2 + M3, 3M डायरेक्ट लिख लो। ठीक है साहब। अच्छा सर, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते हैं क्या? अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते हैं क्या? कल एक्स्ट्रा क्लास ले ले, बहुत बढ़िया, चलो ले लेंगे, हमें क्या है, हमें इसको पढ़ाने से मतलब है। सुन अब ध्यान से, इनका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, सोच अच्छे से। ये एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, तो ये लाइन आप रफली कह सकते हो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा, ऊपर नीचे मास है तो इधर होगा, तो इसका कहीं ना कहीं यहां पे सेंटर ऑफ मास आ सकता है। रफ रफ डायग्राम है, रफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास दोनों होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों गलत होंगे, ये दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। L/2 आगे, L/2 आगे, तो L/2 से कम होगा एक्स में, तो ये भी गलत है, ए भी गलत है, सी इज योर करेक्ट आंसर। उड़ गए तोते, सर तोते थे ही नहीं, कहां से उड़ेंगे, जवाब दे रहा तू L/2 हो ही नहीं सकता, लिख ले, तू जवाब दे रहा L/2 हो ही नहीं सकता, लिख ले, तोते उड़ गए, तोते भाई साहब, तू निकाल, तू मजदूर है, तुम्हारा जन्म हुआ है मजदूरी करने के लिए, तू पंडित जी से ना अपना हाथ दिखवा लेना, गांव के जो पंडित होंगे ना उनसे हाथ दिखवा लेना कि पंडित जी देख के बताओ, तो एमआर सर कहते हैं कि हम मजदूरी करने के लिए जन्म लिए, तुम मजदूर ही है, शक्ल तेरा मजदूर जैसा, बुद्धि तेरा मजदूर जैसा, मजदूर ही बनेगा तू। ये तो एमआर स्टार हो गई, समझदार को इशारा काफी है। रिपीट करो सर,
देख इधर, देख इधर, देख देख, एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, एक मास यहां पे। लॉजिकली सोच, एक्स में एक मास यहां पे, एक मास यहां पे। अगर ये दो ही ऑब्जेक्ट होता तो कहीं ना कहीं सेंटर मास इसी लाइन पे होता, लेकिन तीन ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो सेंटर मास को थोड़ा पीछे लाएगा ना, हाँ लाएगा। तो एक्स में जीरो पे नहीं है, हाँ एक्स में जीरो पे नहीं, वाई में भी थोड़ा ऊपर होगा, ये भी नहीं होगा, और L/2 पे तो हो ही नहीं सकता। ये क्यों होगा L/2 पे? अगर सिर्फ ये और ये रॉड होता तो सेंटर मास कहीं बीच में आता, एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड। तो लॉजिकली सोच, अगर एक रॉड ये है, अगर ये रॉड ये है और ये रॉड ये है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा साहब, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का थोड़ा पीछे होगा कि नहीं होगा बताओ? इस लाइन पे होगा। और ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं इस लाइन पे यहां होगा। तो ये आएगा तेरा आंसर। तो वाई में देख तो बीच में रह सकता है, ये सिमेट्री होगा, लेकिन एक्स में थोड़ा सा पीछे होगा, ये होगा। सी ऑप्शन मैच कर रहा, कहीं कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एमआर स्टार बड़े आराम से, एक्स्ट्रा लेक्चर टाइमिंग मैसेज द्वारा बताया जाएगा आपको। एक्स्ट्रा क्लास ना लो, तू बताएगा, मजदूर कहीं का, भाग यहां से। एक्स्ट्रा क्लास मत लो, पढ़ने से डरोगे और डॉक्टर बनना है। स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है भाई साहब। रहने दे, ज्यादा बोल दूंगा ना दिक्कत हो जाएगा, रहने दे। स्क्रीन टाइम ज्यादा, पढ़ना भी है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिस्क्रीट मास सिस्टम और करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे आपको कंटिन्यूअस मास सिस्टम के सवाल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।